हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सीए फाइनल की बहुत सारी रिवीजन वीडियोस अब अवेलेबल हैं, उनका पूरा फ़ायदा उठाइए। आप लोगों के साथ मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। और यही नहीं, हमने आरटीपीज़ के, एमटीपीज़ के एनालिसिस भी कर दिए हैं, जिनका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। आरटीपी के केस स्टडीज़ हैं, आपके एमसीक्यूज़ हैं, एमटीपी के केस स्टडी एमसीक्यूज़ हैं, उनका विद रीज़न, प्रॉपर रीज़न के साथ जो है वो आंसर भी दे दिया। और जहाँ पे आईसीएआई का स्टडी मैट कोट करना था, वो भी हमने कर दिया है। तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं और अपने सीए फाइनल ऑडिट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और सीए इंटर और सीए फाइनल की क्लासेस के लिए edu91.org रेफर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइज, वीडियो देखिए और अपनी तैयारी कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से सीए बनने के बाद। ऑल द बेस्ट। चलिए जी, तो चैप्टर 2 की रिवीजन शुरू करते हैं। चैप्टर 2 का नाम आईसी ने रखा, जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले आईसीएआई ने आपको ऐसे 240 पढ़ाने को बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है आपके एग्जाम के लिए। आई एक्सपेक्ट 1 5 मार्क क्वेश्चन फॉर श्योर, और एमसीक्यूज वगैरह एक्स्ट्रा आ सकते हैं। तो आप मान के चलो, इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे तो लगता है इस स्टैंडर्ड से आपके पास एक क्वेश्चन फिक्स है। बड़ा स्टैंडर्ड है, अच्छा स्टैंडर्ड है, जरूर पढ़ के जाइएगा। आईसीएआई का फोकस रहता है। स्टैंडर्ड का नाम है द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तोड़ के ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू व्हाट? फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एओएफएस। स्कोप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पढ़ लेंगे। स्कोप मतलब क्या क्या कवर है स्टैंडर्ड में। ये स्टैंडर्ड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा ऑडिटर की रिलेटेड टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। साथ में ये स्टैंडर्ड आपको गाइड करेगा हाउ 315 एंड 330। 315 इज आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। 330 इज response to the assessed risk. तो how risk assessment and how response to the risk will take place in case of ROMM because of fraud. फ्रॉड का जो रोमम है उसको कैसे आइडेंटिफाई और रिस्पॉन्ड करना है, दैट्स इट। आइए, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, ये इंपॉर्टेंट है, आपको लिखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर। तो 3 ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। IA रोमम बिकॉज ऑफ फ्रॉड, SAAE अबाउट दी असेस्ड रोमम थ्रू डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग रिस्पॉन्सेज। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके लिए उसको रिस्पॉन्ड करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेंगे, एंड देन रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड फ्रॉड। यहाँ पे रिपोर्टिंग की बातें आ जाएंगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाती हैं फ्रॉड को लेकर ऑडिटर की, उसकी बातें जो है यहाँ पे आ जाएंगी। डन। फिर से आइडेंटिफाइंग असेसिंग रोमम ड्यू टू फ्रॉड, SAAE अबाउट असेस्ड रोमम एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द आइडेंटिफाइड एंड सस्पेक्टेड फ्रॉड। चलिए आ जाइए। देन इसके बाद मीनिंग ऑफ फ्रॉड पढ़ा, उसकी करेक्टरिस्टिक पढ़ी। फ्रॉड में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या लिखोगे? इट इज एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल, जिसमें TCWG, मैनेजमेंट, इंप्लॉय और थर्ड पार्टी डेटर क्रेडिटर सब लोग जो है वो आ सकते हैं। फ्रॉड की एक और खास बात, इंटेंशनल एक्ट है, कुछ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, वन और मोर इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, एंड डिसेप्शन इज यूज्ड। व्हाई डिसेप्शन इज यूज्ड? टू गेन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। डिसेप्शन इंपॉर्टेंट वर्ड है। आइए, ऑडिटर का कंसर्न क्या सारे तरह के फ्रॉड से होता है? नहीं, फ्रॉड इज अ ब्रॉड लीगल कॉन्सेप्ट। बहुत जगह पे फ्रॉड को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। ऑडिटर इज कंसर्न विद द फ्रॉड दैट कॉजेज MMS इन दी FS, मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, 2 टाइप्स ऑफ इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट है जो ऑडिटर के लिए रेलेवेंट रहती हैं। कमॉन, कौन सी जल्दी बताइए, आप लोग बताइए चैट में। 2 टाइप ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट। वेरी गुड। FFR, MOA। FFR इज फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, MOA is misappropriation of assets. Okay, आइए नाउ करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रॉड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 3 कैरेक्टरिस्टिक है फ्रॉड की, कौन सी? इंसेंटिव और प्रेशर, अपॉर्चुनिटी एंड रैशनलाइजेशन। पहले तो ये मेन हेडिंग्स याद रख लेते हैं, इंसेंटिव और प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन। नाउ इंसेंटिव और प्रेशर क्या है? मैनेजमेंट हो सकता है कभी कभी किसी प्रेशर में हो कि भैया उसको फ्रॉड कंडक्ट करना पड़ जाए बिकॉज ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर टू मीट दी फाइनेंशियल टारगेट्स। अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था, नया प्लांट लगाना है कॉम्पिटिटिव रहने के लिए, और आपके पास जो है वो रेवेन्यू है नहीं, पैसा है नहीं, आपको बाहर से फंड्स चाहिए। यू आर अंडर एक्सट्रीम प्रेशर टू फज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो इन्फ्लेटेड रेवेन्यू सो दैट यू कैन गेट फंड्स फ्रॉम दी मार्केट, राइट। तो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक इज इंसेंटिव और प्रेशर। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट में फील कंपेल्ड ड्यू टू इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर टू मीट दी फाइनेंशियल टारगेट्स। अपॉर्चुनिटी, तो फ्रॉड कब अगर हो सकता है? जब इंडिविजुअल्स के पास जो है बिलीफ होता है दैट दे कैन बाईपास इंटरनल कंट्रोल। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन और नॉलेज। तीसरा, रैशनलाइजेशन, समटाइम्स इंडिविजुअल रैशनलाइज कमिटिंग अ फ्रॉड। ओके, बोल दो हाँ के ना। मैंने आपको CA टीचर्स के भी एग्जाम्पल दिए थे कि भाई लाइव जो है वो व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स,
कमेंट सब बाय कर लिए जाते हैं। वाई? बिकॉज ये तीनों चीज़ें आप देखो वहाँ पे मैनेज होंगी, वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। इंसेंटिव और प्रेशर कैसा? इंसेंटिव और प्रेशर ऐसा कि भाई फॉलोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो कैसे दिखाएं कि हमारी क्लासेस आज भी चल रही हैं, चलो भाई फेक व्यूअर्स बाय कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त जो है वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि भाई साहब मार्केट में ऐसे तरीके हैं जिससे जो है फेक व्यूअर्स, फेक कमेंट्स बाय किए जा सकते हैं। रैशनलाइज गंदा है पर धंधा है ये। अरे भाई इतना तो चलता ही है, हम किसी स्टूडेंट का नुकसान थोड़ा ना पहुंचा रहे हैं। नहीं, आप नुकसान पहुंचा रहे हो, आप ये इंप्लाई कर रहे हो कि आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जबकि आपके पास नहीं है। चलिए आ जाइए। देन फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, FFR। FFR में हम लोग क्या करते हैं? इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट और ओमिशन इन ACPD टू डिसीव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर। इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट और ओमिशन इन ACPD। ACPD सबको पता है, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ओके, नाउ ये भी आपसे बच्चों मैंने दिखाया, आपके CA फाइनल लेवल पे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि हाउ FFR इज अकम्प्लिश्ड। तो मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, ऑल्टरेशन किसका? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का। मिस रिप्रेजेंटेशन, इंटेंशनल ओमिशन किसका? इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस का। फिर उसके बाद इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन किसकी? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, कम ऑन, मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, ऑल्टरेशन किसका? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का। ओके, मिस रिप्रेजेंटेशन, ओमिशन किसका? इवेंट्स और ट्रांजैक्शन का। मिस रिप्रेजेंटेशन और ओमिशन, भाई आपकी मशीनरी बिक रही है, आपके यूनिट्स बिक रहे हैं और आप उसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखा रहे हो, आपने इवेंट और ट्रांजैक्शन को मिस रिप्रेजेंट कर दिया है। इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन, जानबूझ के आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मिस अप्लाई किया है अपने फेवर में लाने के लिए चीज़ों को। रेवेन्यू रिकग्निशन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्या, अब एक बात मुझे बताओ, FFR करने के लिए मैनेजमेंट क्या करती है? ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। सवाल आएगा कि ओवरराइड ऑफ कंट्रोल की टेक्निक्स बताओ, क्या बता दोगे? हमें याद है क्या? रा क्या बेटा? रफ्तार। ओके, अब रफ्तार हमने कैसे याद किया है? सबसे पहले R, रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज नियर द ईयर एंड। देन उसके बाद एडजस्टिंग अजम्पशंस, एंड दूसरा वर्ड भी यहां पे लिख देता हूं, जजमेंट्स। तो आप अपनी अजम्पशंस और जजमेंट्स को खुद से एडजस्ट कर लेते हैं टू मैनिपुलेट दी एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। देन फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स को आप लोग ओमिट कर लेते हो, ऐसे फैक्ट्स को आप लोग ओमिट कर लेते हो जिनका इंपैक्ट आ सकता है। लिख दो राधिका, लिख दो। हाँ जी, कंसील कर लेते हो, बिल्कुल कंसील कर देते हो ऐसे फैक्ट्स को आप। देन ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में आप लोग एंटर करते हो जिससे अगेन आप लोग मैनिपुलेशन कर पाओ। ऑल्टरिंग द रिकॉर्ड्स, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो इवेंट्स हैं, उनके रिकॉर्ड्स को आप ऑल्टर कर देते हो। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इवेंट्स ट्रांजैक्शन के रिकग्निशन को ओमिट, एडवांस और डिले कर देते हो। रफ्तार। ओके, क्विकली एक बार दोबारा बताता हूं। R से रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्री, A से एडजस्टिंग अजम्पशन एंड जजमेंट, F से फैक्ट, T से ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, A से ऑल्टरिंग द रिकॉर्ड्स एंड R से रिकग्निशन, ओमिट, रिकग्निशन को आप ओमिट, एडवांस या डिले कर रहे हैं। एक बार बुक से भी आपको पढ़ा देता हूं ताकि आप जब रिवीजन कर रहे हो आपको कहीं इधर उधर बिल्कुल भी जाना ना पड़े। ये देखिए, नंबर 1, एवरीवन प्लीज जल्दी जल्दी क्विकली पढ़ेंगे, रिवीजन है। रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जर्नल एंट्री कब? जनरली क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड के आसपास। अच्छा जी, ताकि आप लोग ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर पाए। इनएप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग अजम्पशंस, चेंजिंग जजमेंट्स यूज्ड टू एस्टिमेट द अकाउंट बैलेंसेस। अच्छा जी, R A हो गया। F क्या था हमारे पास? फैक्ट्स। तो कंसीलिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट्स जो अमाउंट को इंपैक्ट कर सकते हैं, जैसे गोइंग कंसर्न अजम्पशन के फैक्ट को आप गोइंग कंसर्न नहीं थे, उस फैक्ट को आपने छुपा लिया। अच्छा जी, RAFT से हमारे पास क्या था? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कहाँ चला गया हमारे पास? कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस में आप एंगेज करते हैं जिनका स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को मिस रिप्रेजेंट किया जा सके, प्रॉफिटेबल नहीं हो प्रॉफिटेबल दिखाया जा सके, इनकम नहीं आ रही है इनकम दिखाई जा सके। देन A, ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स टू सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, ये हो गया हमारा ऑल्टरिंग, A से ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स। और लास्ट वाला R हमारे पास क्या था? लास्ट वाला R हमारे पास था रिकग्निशन को आप ओमिट, एडवांस या डिले कर देते हो। क्या बोलती पब्लिक? डन। आ जाइए। देन नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चले और वो क्या है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। पहले तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होता क्या है? थेफ्ट ऑफ एनी एंटिटीज एसेट। ओके, जब आप एंटिटी के एसेट की थेफ्ट हो जाए उसे मिस एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। जनरली इट इज परपेट्रेटेड मतलब कमिटेड बाय एम्प्लॉइज इन स्मॉलर इमटेरियल अमाउंट्स। लेकिन क्या मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो सकती है? आंसर इज यस। और जब मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी दैट विल बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मिस एप्रोप्रिएशन कैन बी अकम्प्लिश्ड। मिस एप्रोप्रिएशन कैन बी अकम्प्लिश्ड थ्रू 4 ways। एम्बेजलिंग रिसीट्स, पैसा आया कंपनी में नहीं गया। दूसरा स्टीलिंग के साथ तीसरा जोड़ दो, एक बार तीसरा जोड़ दो। स्टीलिंग मतलब उठा के ले गए, लेकिन यूजिंग भी तो हो सकता है, यूजिंग ऑफ एंटिटीज एसेट फॉर पर्सनल यूसेज। ओके, और लास्ट में कौन सा बच गया? कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट एक्चुअली रिसीव्ड।
4 बातें दोबारा से, embezzling the receipts, stealing, using and causing an entity to pay for the goods or services which are not actually received. Done. बोलिए, लीजिए, ये हमारा पार्ट 1 हो गया। मैंने रिवीजन भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव कराई है कि आप जब रिवाइज कर रहे हो आपको इधर उधर ना जाना पड़े। और मेरी बात को मानिए, मैं आपके साथ रिवीजन वीडियोस जितने भी चैप्टर्स आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ सबकी रिवीजन वीडियोस ऐसे बना के दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इन रिवीजन वीडियो को देखिए, इनको एंजॉय कीजिए। कैसे पढ़ेंगे? एक टॉपिक आपने रिवीजन वीडियो से सुना, पॉज किया, बुक से रीड किया, खुद से बोल के देखा, नेक्स्ट एक बार आप ऐसे पढ़ लीजिए, उसके बाद आप सिर्फ रिवीजन वीडियो सुन भी लेंगे तो भी आपके माइंड में बैठनी शुरू हो जाएगी। चलिए जी, तो आज की कक्षा को हम लोग आज के पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपसे, नेक्स्ट पार्ट में तो है ना, और आ जाओ मेरे साथ। चलिए जी, तो सबसे पहले बच्चों आज हमने क्या कवर किया? आज हम लोगों ने जो रिवीजन करनी है वो कहां से करनी है? आज हम लोगों ने रिवीजन करनी है फ्रॉड रिस्क फैक्टर से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको दिखाया इस पे कैसे 2 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि क्वेश्चंस भी रिवीजन वीडियो में इंक्लूड कर दूं। जल्दी बताओ मुझे, चैट में येस और नो लिख दो। क्वेश्चंस का भी ओवरव्यू कवर कर दूं रिवीजन वीडियो में, ताकि आप लोग जब क्वेश्चंस रिवीजन कर रहे हो तो क्वेश्चंस भी आपको याद आ जाए कौन सा वाला था। हाँ सर, ये कर दो, बढ़िया हो जाएगा। चलो, सबकी येस आ रही है। यूनानिमस रेजोल्यूशन पास्ड। तो सुनिए, हमने अपने हैंड रिटन नोट से सबसे पहले पढ़ा कि भाई फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होते क्या हैं, कीवर्ड्स क्या है, इवेंट और कंडीशन जो इंडिकेट करते हैं। क्या इंडिकेट करते हैं? इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी। किस चीज के लिए? टू कमिट फ्रॉड। एग्जाम्पल अगर देना पड़ जाए, ये पूरा पेज सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रॉड रिस्क फैक्टर समझाएगा। एग्जाम्पल अगर देना पड़ जाए तो हमें याद है, एक तो आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है टू गेट दी फंडिंग, दूसरा बोनस रिलेटेड टू दी अनलिस्टिक प्रॉफिट, और तीसरा इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरमेंट। ओके डन, बोल दो हाँ के ना। अच्छा जी, देन उसके बाद आपने एक बात ध्यान रखनी है, और वो बात क्या है कि भाई फ्रॉड रिस्क फैक्टर को इवेल्युएट करना है ऑडिटर ने। कम ऑन, फ्रॉड रिस्क फैक्टर को इवेल्युएट करना है ऑडिटर ने, बट एट द सेम टाइम प्लीज कीप इट इन माइंड दैट फ्रॉड रिस्क फैक्टर की एग्जिस्टेंस is not a confirmation of the fraud, it is mere indication that Romum due to fraud may exist. Come on, yes or no? And finally जाते जाते 2 बातें बोल दो भैया। fraud is designed to conceal, therefore difficult to detect, and last but not the least कि भाई आपका identification and assessment of risk of material misstatement due to fraud is a matter of professional judgment. Easy. एज सच इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास क्वेश्चन बैंक में, बट फिर भी हमारे पास ये मटेरियल तैयार होना चाहिए लिखने के लिए। नंबर 1, फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, उसके बाद उसके एग्जांपल्स, और साथ साथ में फ्रॉड रिस्क फैक्टर की वैल्यूएशन ऑडिटर करता है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर के प्रेजेंट होने से ये पक्का नहीं है कि फ्रॉड है। हाँ, इट इंडिकेट्स रोमम ड्यू टू फ्रॉड, फ्रॉड इज डिजाइन टू कंसील देयरफॉर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, एंड रोमम को आइडेंटिफाई और असेस करना इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। डन, पैक हो गया टॉपिक। रिवीजन कैसे करोगे? ये सुनने के बाद पॉज कर दो वीडियो को, पॉज करने के साथ एक बार ये नोट्स आपके पास हैं, इससे जल्दी से रीड कर लो, बोल के देखो, पढ़ा के देखो किसी को, किसको? आर्बिट्रेरी व्यक्ति को पढ़ा लो भाई, कोई नहीं है तो तुम्हारे पास, इमेजिनरी। आओ, देन उसके बाद फ्रॉड रिस्क के एग्जाम्पल्स, इस पे हमने मेहनत करी है, पूरा एक पार्ट ऑफ द वीडियो हमने इस पे डेडिकेट कर दिया। याद रखें, फ्रॉड रिस्क के एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देने हैं। और अब आपसे बोलेंगे सबसे पहले ऐसे इंसेंटिव्स और प्रेशर बताएं जिनकी वजह से फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के लिए मजबूर हो जाती है या फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ऑप्ट कर लिया जाता है। मैं जब भी ये पढ़ाऊंगा कनेक्ट करा के पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको बता दूं। ऑडिटर उन्हीं फ्रॉड से कंसर्न है जिनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे इंपैक्ट आता है। ऐसे फ्रॉड्स को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या होता है? ओमिशन, सबसे पहले तो इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट और ओमिशन। इन व्हाट? ACPD, ऑब्जेक्टिव टू डिसीव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर। ओके, ये होता है फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, साथ साथ बच्चों आप लोग बोला करो, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स के हमने क्या देने हैं? एग्जांपल्स देने हैं, और वो भी जो क्या क्रिएट कर रहे हो? इंसेंटिव और प्रेशर। कौन सी कंपनी को याद रखेंगे? CCD, कॉम्पिटिशन चेंज डिमांड। जब एक बार रायता फैल गया तो फिर तो क्या होगा? ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव हो जाएंगे, ऑपरेटिंग लॉसेज हो जाएंगे, कैश फ्लो नेगेटिव हो जाएंगे, और याद रखिए मोदी जी बदलाव कर देंगे, यानी रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स में बदलाव से भी क्या हो सकता है? इंसेंटिव प्रेशर क्रिएट हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो याद नहीं कर पा रहे थे हम लोग, वो क्या था? अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी भी एक इंडिकेटर है किसकी? इंसेंटिव और प्रेशर की। इज दैट क्लियर? अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी व्हेन कंपेयर टू दी व्हाट? कम ऑन टेल मी, जल्दी बता दो बेटा, क्या? कॉम्पिटिटर्स। जैसे कि इस बार नीट के एग्जाम में क्या हुआ? 67 बच्चों के 720 मार्क्स, यानी फुल मार्क्स आ गए।
अनयूजुअल प्रॉफिटेबिलिटी। हो गया रायता, फैल गया रायता, कम ऑन, यस और नो, आ जाओ जी प्लीज़। बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन विवाद हो जाएगा इसलिए शांत हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ पे बात करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों, अपॉर्चुनिटीज़, फिर से अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड एग्जांपल्स फ्रॉड रिस्क फैक्टर के। तो आपने ये ध्यान रखना, पहली बात तो ये किससे रिलेटेड है, नेचर और ऑपरेशन से। ऊपर इंसेंटिव प्रेशर किससे रिलेटेड था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से। इसमें कौन सी कंपनी का एग्जांपल लिया था हमने, याद है आप लोगों को, अडानी अंबानी। बहुत सारी क्या करते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल प्रेजेंस और डोमिनेंस जबरदस्त है। सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और अनयूजुअल और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन करना तो भाई साहब इनकी आदत है। मेरे साथ अडानी अंबानी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत सारी करते हैं, फाइनेंशियल डोमिनेंस है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, डोमिनेंस अच्छी है, सिग्निफिकेंट एस्टिमेट इन्वॉल्व होते हैं इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अनयूजुअल और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन करते ही रहते हैं। फिर दो बातें तो फॉरेन वाली हैं, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, एंड टैक्स हेवन जुरिस्डिक्शन में आपके बैंक अकाउंट्स हैं, सब्सिडीज एटसेट्रा हैं। डन, बोल दीजिए। अडानी अंबानी, बच्चों अडानी अंबानी सबसे पहले बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, डोमिनेट करते हैं, सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं इनकी फाइनेंशियल स्टेट में, अनयूजुअल कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन करते हैं। दो बातें फॉरेन वाली, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बहुत सारी हो रही हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर के क्रॉस बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, और आपके टैक्स हेवन जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है बैंक अकाउंट्स हैं, सब्सिडी ब्रांच ऑपरेशंस वगैरह चल रहे हैं। इजी, बोलिए। आओ देन लेट्स टॉक अबाउट एटीट्यूड एंड रैशनलाइजेशन, और एथिकल वैल्यू भी आप इसे बोल सकते हो। तो ये रिलेटेड है किससे, कम्युनिकेशन इंप्लीमेंटेशन ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क से। ये इंडिकेटर्स अगर आपको दिखें तो समझ लीजिए मैनेजमेंट का एटीट्यूड सही नहीं है, और इसकी वजह से फ्रॉड रिस्क फैक्टर जो है वहाँ पे हो रहा है, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे किसका एग्जाम्पल लिया था हमने, विजय माल्या जी का, किंग फिशर वालों का। तो विजय माल्या इज अ हिस्ट्री शीटर। हिस्ट्री शीटर बोले तो हिस्ट्री ऑफ वायलेशंस हैं उसके अगेंस्ट, ओके बोल दो हाँ के ना। देन मैनेज उसका इंटरेस्ट सिर्फ कहाँ रहता था, या तो लोगो को उड़ाओ या फिर स्टॉक प्राइस को उड़ाओ, ठीक है ना, स्टॉक प्राइस पे उसका इंटरेस्ट रहता था। चलिए जी, तो हिस्ट्री शीटर है, स्टॉक प्राइस में इंटरेस्ट रहता था, एंड कोई उसे अगर आके बोल दे कि भैया आपके इंटरनल कंट्रोल में कमी है, तो बोलता था अरे तुम्हें नहीं पता मैंने करवा रखे ताकि फ्रॉड कर पाऊँ, राइट। तो मैनेजमेंट को इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज बताई जा रही है, ठीक नहीं कर रही है। एंड साथ साथ में जब एसबीआई वाले आते थे तो क्या बोलता था, अर्निंग्स ये क्या होता है, ये नहीं होती हमारे यहाँ पे। तो रिपोर्टेड अर्निंग को क्या करता था, मिनिमाइज। बिजनेस के पैसों से क्या खरीद लिया था, याद है, यॉट खरीद लिया भाई ने, भाई साहब पार्टी चल रही है वहाँ पे, कैलेंडर शूट हो रहे हैं। तो पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शन में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। एंड फाइनली बच्चों, हाँ ये तो तुम्हारा फेवरेट है, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप के इंडिकेटर्स बता दो बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। आपकी जिंदगी में बच्चों ये इंडिकेटर्स काम आएंगे, याद रखिएगा। स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप कब होता है, जब छोटी छोटी बातें लड़ाई में बदल जाती हैं, यानी कि फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट चल रहे हों, अनरियलिस्टिक डिमांड, अनरियलिस्टिक कॉन्स्टेंट लगाए जा रहे हों, और ज़्यादा ही डोमिनेंट बिहेवियर दिखाया जा रहा हो। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ कहना। स्मृति तुमने क्या लिखा है, बाय जूस, क्या लिखना चाहती हो बेटा, अच्छा बता दो मुझे। हाँ जी, क्या ये याद हो गए, जल्दी बताओ। एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन वाले एग्जांपल्स याद हैं आप लोगों को, विजय माल्या को याद रखें, हिस्ट्री शीटर, हिस्ट्री ऑफ वायलेशन। दूसरी बात क्या भैया, या तो लोगों को उड़ाऊंगा या फिर शेयर प्राइस को उड़ाऊंगा, क्या कम ऑन, यस और नो। कोई मुझे बताएगा ठीक कर लो तो उसे बताऊंगा कि मैंने खुद ही खराब कर रखा है। ये फीचर, ये बग नहीं है, फीचर है हमारे इंटरनल कंट्रोल का कि फ्रॉड हो सकता है यहाँ पे। उसके साथ साथ लास्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, एसबीआई वालों को अर्निंग्स कम बताएंगे, और साथ में बिजनेस के पैसे से यॉट लेके आएंगे। डिस्प्यूट, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप के इंडिकेशंस क्या हैं, डिस्प्यूट हो रहा है अकाउंटिंग को लेके, ऑडिटिंग को लेके, रिपोर्टिंग इश्यूज को लेके, फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट चल रहे हैं। अनयूजुअल आपके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट लगाए जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, अनयूजुअल आपसे डिमांड की जा रही है, डिमांड में टाइम आ जाएगा, अनयूजुअल कॉन्स्ट्रेंट लगाए जा रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, पर्सनल, टीसीडब्ल्यूजी के एक्सेस देने के लिए। एंड फाइनली क्या किया जा रहा है, डोमिनेंट मैनेजमेंट बिहेवियर है कि भैया हम डिसाइड करेंगे आपका स्कोप क्या है, पर्सनल आप किसको हायर कर सकते हो, कंसल्टेंट आप किसको हायर कर सकते हो। डन, लीजिए ये हमारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर कंप्लीट हुए, रिवाइज भी हुए। बिल्कुल मैंने आपको भगाया नहीं, तेज नहीं करवाया, सब कुछ याद करवाया, एग्जाम्पल्स दिए, मेमोरी टेक्निक्स बनाई, आपको एक होमवर्क दिया है और वो मेरी उम्मीद है कि आप लोग करके आएंगे। बोलिए हाँ के ना। ऐसे ही फ्रॉड रिस्क फैक्टर जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स से रिलेटेड है। अब जो हमने आज प्रॉमिस किया था वो भी निभा देते हैं। इस रिवीजन लेक्चर के साथ आप लोग ये क्वेश्चन भी देखें तो मजा आ जाएगा। सीए रिद्धिमा वाला, रिद्धिमा क्या थी, इंटरनल ऑडिटर है। इंटरनल ऑडिटर ने पॉइंट आउट की डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल कि रिसीवेबल आप रिकंसाइल नहीं कर रहे हो, और कस्टमर को आप क्रेडिट लिमिट के बेसिस पे, कस्टमर्स को आप क्रेडिट तो
कस्टमर्स आर प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट, आप क्रेडिट लिमिट तो ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे देते हो, लेकिन उनके आप लोग उसको रिव्यू नहीं कर रहे हो। तो अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी को देखा कि भाई कोई भी एक्शन नहीं लिया गया इन डेफिशिएंसीज के अगेंस्ट, तो अब आप इसे क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं? तो इसका आंसर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, क्विकली बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, सबसे पहली बात, भाई मैनेजमेंट जो है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज को करेक्ट नहीं कर रही है, ये एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर है एंड दिस इज रिलेटेड टू फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके जब मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज को, इससे पता चलता है कि भाई साहब मैनेजमेंट का एटीट्यूड, कैरेक्टर और सेट ऑफ एथिकल वैल्यूज जो है वो अलाउ कर रही हैं इंटेंशनली कि भाई डिसऑनेस्ट एक्ट हो रही है तो होने दो, लोग मरते हैं तो मरने दो, फ्रॉड होता है तो होने दो, राइट? अच्छा जी, एंड ऐसी चीज़ों को अगर रेक्टिफाई नहीं किया जा रहा है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? ये आता है सीए फाइनल वाली बात बच्चों, ये आती है सीए फाइनल वाली बात। अगर आप रिसीवेबल को रेगुलर बेसिस पे रिकंसाइल नहीं कर रहे हो, आपको लॉस हो सकता है, क्या आपके बैड डेट्स हो सकते हैं। आप अगर जो है क्रेडिट लिमिट को ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे दे रहे हो और उसके बाद क्रेडिट लिमिट को रिव्यू नहीं कर रहे हो तो आपको लॉस हो सकता है, क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे लॉस हो सकता है? हो सकता है कि भाई आप लोग अपने आप को एक्सपोज कर दें अनक्रेडिट वर्दी लोगों के साथ, यानी कि जो क्रेडिट वर्दीनेस जिनकी सही नहीं थी उन लोगों को जो है आप लोग क्रेडिट देके आपको जो है वो नुकसान हो सकता है। ओके एंड कंक्लूजन, ये आपके फर्स्ट लाइन में भी लिखा था, द अबव सिचुएशन इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर फॉर फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या आप ये रिवीजन वीडियो के साथ क्वेश्चन भी करेंगे? हाँ, ओके याद रखें, जब भी आपको कोई बोले सीए फाइनल में ऑडिट टफ है तो उससे पूछना क्वेश्चन बैंक पढ़ा था, मॉक टेस्ट दिए थे, रिविजन्स करी थी। आपको मैं बता रहा हूं, एक बार बैठ के सोचिएगा, मैं आपके साथ हूं, लेकिन भाई ऐसा तो ना हो ना कि मैं आपको अननेसेसरी चार्ज करता रहूं कि सारी गलती आईसीआई की है, आईसीआई बुरा है, तुम तो एकदम भले मानस हो। भाई आप किसी से भी बैठ के अगर बात करेंगे ना, जिस बच्चे का रिजल्ट नेगेटिव आया है, यू विल फाइंड आउट, आप उससे बोलना कि भाई दिल पे हाथ रख और बता एफर्ट्स पूरे किए थे, यार कहीं तो कमी रह गई थी। और एफर्ट्स का एक चेकलिस्ट बना लो कि ये चेकलिस्ट है जी एफर्ट्स की, सारे चेकलिस्ट जो है वो टिक 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 होने चाहिए। अगर टिक 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 हो गए, मैं कह रहा हूं उससे पूछने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लड्डू का डब्बा लेके पहुंचना उसके पास। ओके चलिए, ऑल द बेस्ट बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए जी, क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? एस्से नंबर 240। 240 में आज हम लोगों ने मेजरली 3 बातें पढ़ी हैं। रिस्क को असेस कैसे करना है, डिफरेंट रिस्क को रिस्पॉन्ड कैसे करना है, और साथ साथ में अगर कोई ऐसी घटना हो जाए जो आपकी एबिलिटी टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट पे सवाल उठा दे तो क्या करना है। 3 मेजर चीजें पढ़ी हैं। अच्छा, इससे पहले कोई अति दुखी आदमी बोले रिस्क को असेस कैसे करना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये तो हम 315 330 में पढ़ते थे, तो कौन ही मार के गिरा दिए जाओगे। हम 315 और 330 का ही एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड, है ना। 240 इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ 315 एंड 330 विद रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड। 315 इज रिस्क असेसमेंट, 330 इज रिस्पॉन्स टू द रिस्क। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि भाई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है इन आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। चलिए सबसे पहला क्या करोगे, पूछताछ, कनेक्शन। 315 याद करो, 315 में 4 बातें बताई गई थी, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। यहां भी यही काम करेंगे। सबसे पहला काम हम लोग इंक्वायरी से ही करेंगे, मैनेजमेंट से पूछताछ कर लेंगे। ठीक है जी, क्या फ्रॉड को कैसे डिटेक्ट करते हो, कैसे जो है प्रिवेंट करते हो। दूसरा, ये इसका यूनिक पॉइंट है। यूनिक पॉइंट क्या है? एज ऑडिटर यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व दैट वेदर TCWG is involved in oversight of what management process for identifying and responding to the fraud risk. तीसरा, वही अपना भाई घिसा पिटा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्या? एनालिटिकल प्रोसीजर। वी विल चेक कि भाई कोई अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप या अनयूजुअल फ्लक्चुएशन तो नहीं है। इफ इट इज देयर वी विल फर्दर इन्वेस्टिगेट। एंड फाइनली भाई 315 में भी तो रैप किए थे, 315 के रैप से भी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है हम चेक करेंगे, वहां से कोई रोमम ड्यू टू फ्रॉड तो नजर नहीं आ रहा है। इज दैट क्लियर? बोलिए, 4 बातें क्विकली बोल दो, बिना देखे बोल दो एवरीवन। सबसे पहले इंक्वायरी, उसके बाद ओवरसाइट, उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर और उसके बाद इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रैप्स। आ जाओ जी, रिस्क असेस हो गया। देन उसके बाद रिस्पॉन्स टू द एसेस रिस्क। रिस्पॉन्स टू द एसेस रिस्क, लेवल 1 रिस्क कौन सा बच्चों? लेवल 1 रिस्क कौन सा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क मैंने कनेक्शन बिठाया था एसए 300 के साथ। भाई स्टैंडर्ड्स में कनेक्शन जितने मैं बनवा दूंगा कोई नहीं बनाएगा, अगर आप साथ दोगे तो फिर से सुनिए, हमने बड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क को एड्रेस करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को परवेसिवली इंपैक्ट करता है, जैसे कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन वाली बात हो सकती है, या आपका मैनेजमेंट का फ्रॉड हो सकता है। ऐसे रिस्क को एड्रेस करने के लिए हम गए ऐसे 300 में देखने के लिए। हमने पढ़ा हुआ है ऐसे 300 में ऑडिट स्ट्रैटेजी होती है। ऑडिट स्ट्रैटेजी में स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन होता है, और ऑडिट स्ट्रैटेजी आपको NETM ऑफ रिसोर्सेज में हेल्प करती है। नेचर ऑफ रिसोर्सेज, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, टाइमिंग ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। कैसे रिसोर्स चाहिए, कब रिसोर्स चाहिए, कितने रिसोर्स चाहिए, उनको मैनेज कैसे किया जाएगा, उसी इंप्लीकेशन को हम यहां पे उठा के लाए और हमने बोला कि देखो जी बात ऐसी है कि देखो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क को एड्रेस करने के लिए वी विल असाइन दी राइट पर्सनल विद रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस एंड रिक्वायर्ड स्किल।
पहली चीज़। दूसरी चीज़, वी आर गोइंग टू इवेल्युएट अकाउंटिंग पॉलिसी। कहीं मैनेजमेंट ने ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसीज तो नहीं लगाई हैं विच आर इंडिकेटिव ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग्स, मतलब अर्निंग मैनेजमेंट, समझ गए ना, अर्निंग मैनेजमेंट। फिर तीसरी चीज़ हम लोग क्या करने वाले हैं, धप्पा, वी विल इनकॉर्पोरेट द अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन द ऑडिट प्रोसीजर टू प्रिवेंट फ्रॉड डिटेक्शन इवेजन। कहीं भाई मैनेजमेंट फ्रॉड डिटेक्शन को इवेड ना कर जाए, इसलिए हम लोग अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी लॉन्च करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। देन असर्शन लेवल, हमने बहुत डिटेल में इसका एग्जांपल देख लिया था, इतनी डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आईसीए ने सिंपली बोला असर्शन लेवल पे जो आपका फ्रॉड का रिस्क है उसको एड्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिव ऑडिट प्रोसीजर बनाओ। एनीटी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर शुड बी रिस्पॉन्सिव टू द असेस लेवल ऑफ रिस्क ऑफ स्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। डन। आइए तीसरी बात हम लोगों ने क्या करी, ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव टू द रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। यहां तो हम भूमिका बनाते ही रह गए। यूनिक पोजीशन होती है मैनेजमेंट की फ्रॉड करने की, कम ऑन, यस और नो? यस। प्रेजेंस, इस तरह के रिस्क की प्रेजेंस हर एंटिटी में होगी, बस रिस्क वेरी करेगा, प्रेजेंस हर एंटिटी में होगी। इस तरह के रिस्क को हम लोग सिग्निफिकेंट रिस्क बुलाते हैं। क्यों सिग्निफिकेंट रिस्क बुलाते हैं? ओवरराइड अनप्रेडिक्टेबल वे में हो सकता है। ओवरराइड इंटेंशनल है, इंटेंशनल है तो फ्रॉड है, और फ्रॉड है तो एज पर ऐसे 315 सिग्निफिकेंट रिस्क है। What are significant risks? चलो ये भी कनेक्ट करा देता हूं। Significant risk are the risks that require special audit consideration. When we will be studying SA 315, I will give you examples of significant risk. And that number one example is risk of fraud. Number two, related party relationship and transaction. Number three, significant economic accounting developments, etc. Unusual transactions. Accounting estimates, provision, subjectivity जहां पे इन्वॉल्व हो। ओके, आइए। देन फाइनली हमने बोला कि भाई हम क्या करेंगे, ऑडिटर विल डिटरमाइन एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, जैसे कि जनरल एंट्री से, फिक्टिशियस जनरल एंट्री से मैनेजमेंट ओवरराइड का रिस्क बनता है, तो फिक्टिशियस जनरल एंट्रीज को हम लोग डिटेल में जो है वो क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। हम लोग डिटेल्ड रिव्यू करेंगे जनरल एंट्रीज का। क्या ये चारों पॉइंट्स याद हैं? मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोलर रिस्क को कैसे एड्रेस करोगे? पहले तो भूमिका बनाने में टाइम लगा दोगे। यूनिक पोजीशन होती है मैनेजमेंट की, हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होता है, सिग्निफिकेंट रिस्क होता है। आंसर सिर्फ इतना सा है कि एडिशनल प्रोसीजर्स करेंगे। फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ द असेस्ड रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, कुछ काम है जो हमें करना ही करने हैं, वो ये रहे, जनरल एंट्रीज को चेक करेंगे, अकाउंटिंग एस्टिमेट को रिव्यू करेंगे, और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, जो अनयूजुअल सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, रिव्यू करने वाले हैं। इजी। फाइनली बच्चों हम पहुंचे कहां पे, इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट को हम कैसे करेंगे। अगर हमें इस मिस स्टेटमेंट मिली है, वी आर गोइंग टू चेक क्या दिस इज इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉड, क्या दिस मिस स्टेटमेंट इज बिकॉज ऑफ फ्रॉड। अच्छा जी, अगर फ्रॉड है तो हम लोग फिर चेक करने वाले हैं क्या मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं, और अगर मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं, वी आर गोइंग टू चेंज द रिस्क असेसमेंट एज वेल एज द ऑडिट प्रोसीजर्स। दैट्स इट। मिस स्टेटमेंट क्या बिकॉज ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड क्या मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट, तो भैया अपने रिस्क असेसमेंट को चेंज करो और अपने ऑडिट प्रोसीजर को रीडिजाइन कर लो। इज दैट क्लियर? यस सर। आइए जी, देन इसके बाद बच्चों हमने पूरा पीडब्ल्यूसी का न्यूज़ पढ़ा था। पीडब्ल्यूसी ने रिजाइन कर दिया अनिल अंबानी की 2 कंपनीज से। पीडब्ल्यूसी कह रही है कि भाई साहब हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है, कम ऑन, ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, और हमें डराया धमकाया भी जा रहा है। इसके बाद हम लोगों ने टॉपिक कवर किया अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक कौन सा था, ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट, जैसे पीडब्ल्यूसी इज अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट। तो अगर ड्यूरिंग द ऑडिट आपको फ्रॉड मिल जाता है या सस्पेक्टेड फ्रॉड मिल जाता है, एंड आपके ऊपर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, दैट क्वेश्चंस योर एबिलिटी टू कंटिन्यू द ऑडिट एंगेजमेंट। इन दैट केस स्टेप 1 आप लोग क्या करोगे, अपनी प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे, या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है वो समझोगे, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट द मैटर। किस किस को, द पर्सन्स हु मेड द अपॉइंटमेंट, और इन सम केसेस द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। स्टेप 2 कंसिडर विड्रॉल, whether withdrawal is permitted by law or regulation. Step 3 अगर विड्रॉ कर रहे हो डिस्कशन करने पहुंचो किसके पास, मैनेजमेंट TCWG के पास। क्या आप डिस्कशन करोगे, अपना विड्रॉल और उसके रीजंस, एंड फिर से डिटरमाइन करो क्या आपकी कोई प्रोफेशनल या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिपोर्ट द मैटर टू द अपॉइंटिंग टू द पर्सन्स हु हैव अपॉइंटेड यू और द रेगुलेटरी अथॉरिटी। कौन सा मैटर, द विड्रॉल एंड द रीजंस, द विड्रॉल एंड द रीजंस। डन, तीनों स्टेप याद है, लीजिए। इसके बाद जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, क्या हम रिवीजन वीडियो में क्वेश्चंस भी कवर कर लें? बिल्कुल कर लो सर, बिल्कुल कर लो। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल अभी हम जो टॉपिक पढ़ के आए हैं वही था। क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, आंसर रीड नहीं करवाऊंगा, आंसर क्लास में कर लिया था, सेम अभी हमने टॉपिक रीड किया है। एक कंपनी है, एक ऑडिटर है MN & एसोसिएट्स। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट मनोहर जी जो उनके ऑडिटर हैं, उनको एक मिसस्टेटमेंट मिली रिजल्टिंग फ्रॉम सस्पेक्टेड फ्रॉड, and that misstatement brings into the question of the audit team's ability to continue performing the engagement. How should the audit team deal?
क्विक रिवीजन, सबसे पहले देखो भाई मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिपोर्ट दिस मैटर टू द पर्सन्स हु हैव अपॉइंटेड मी और टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी. कंसिडर विड्रॉल, इफ विड्रॉल इज पॉसिबल, इज परमिटेड बाय द लॉ रेगुलेशन एंड ऑडिटर वांट्स टू विड्रॉ, देन डिस्कस द मैटर विद द TCWG एंड द मैनेजमेंट, द विड्रॉल एंड द रीजंस, एंड ऑल्सो कंसिडर योर प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट द मैटर टू द पर्सन्स हु हैव अपॉइंटेड यू एंड द रेगुलेटरी अथॉरिटीज. भारत माता की जय. कर लोगे क्वेश्चन ये वाला? यस, कर लेंगे. देन इसके बाद हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा. मेसर्स इनोसेंट लिमिटेड ने एक ट्रांजैक्शन करी है 5 मार्च को, किसके साथ? जहां पे उन्होंने बोला कि 5 लाख रुपए पर मंथ पे करेंगे युवराज को फॉर रिटेनरशिप फीस ऑन इंजीनियरिंग कंसल्टेशन. कोई भी अमाउंट एक्चुअली में पे नहीं हुआ. 60 लाख की एंट्री जो है बुक कर ली गई है एज ऑन 31 मार्च. आपने जब इंक्वायरी करी तो आपको बोला नीड बेस्ड कंसल्टेशन है, लेकिन आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्री और अदर एविडेंस जो है वो नहीं मिला. ऐसे केस में आप लोग क्या करने वाले हैं? ऐसे केस में भाई सबसे पहले हम लोग ऐसे 240 को रेफर करेंगे. कम ऑन. फिर इन द गिवन केस का पूरा फॉर्मेट बनाएंगे कि भाई युवराज को 5 लाख रुपए पर मंथ पे हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिसिंग है, नीड बेस्ड कंसल्टेशन है, 60 लाख का एक्सपेंस बुक कर लिया है. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. इट अपीयर्स दैट कंपनी पास फिक्टिशियस जर्नल एंट्री नियर ईयर एंड टू मैनिपुलेट द ऑपरेटिंग रिजल्ट. डन. और फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें भाई साहब सस्पेक्टेड फ्रॉड लग रहा है, अगर हमारी एबिलिटी टू कंटिन्यू पे क्वेश्चन उठ रहा है, फिर वही राग अलाप देंगे. 143.12 को भी रेफर कर दिया हमने यहाँ पे. 143.12 रेड विद रूल 13 ऑफ द कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल 2014. क्या बोलता है? अगर ऑडिटर ऑफ कंपनी को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते समय रीजंस टू बिलीव मिले हैं कि भाई ऑफेंस हुआ है इन्वॉल्विंग फ्रॉड अगेंस्ट द कंपनी बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो इमीडिएटली उसको विद इन 2 days किसको इन्फॉर्म करना होता है? ऑडिट कमेटी को. इफ द अमाउंट इज लेस देन 1 करोड़. क्या इन्फॉर्म करना होता है? नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टीज इन्वॉल्व. और अगर 1 करोड़ से ऊपर होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अब वो जो है इन्फॉर्म करना होता है. फिर हमने देखा कि भाई हमारे पास पैराग्राफ 3 ऑफ कारो 2020 याद है ना? क्लॉज 11 डील्स विद फ्रॉड. तो उसके अंदर भी रिपोर्टिंग करनी होती है. क्या रिपोर्टिंग करनी होती है? फ्रॉड बाय कंपनी और any fraud on the company, fraud by company or on the company by its officer or employee which is noticed or reported during the year. तो अगर है ऐसा कुछ तो नेचर और अमाउंट हम लोग उसको रिपोर्ट कर देंगे. लीजिए, आई थिंक ये 2 क्वेश्चन का डिस्कशन बहुत है. एक अरिहंत वाला क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आएगा, रुला देगा. इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. अरिहंत वाले क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ था मैं आपको क्विकली बता देता हूं. अरिहंत वाले क्वेश्चन में आप एक होटल और टूरिस्ट सर्विसेज देने वाली, टूरिज्म से रिलेटेड सर्विस देने वाली कंपनी के ऑडिटर हैं. आपने ये बोला कि भाई इनके रेवेन्यू रिकग्निशन में कोई भी फ्रॉड का रिस्क नजर नहीं आ रहा है, जबकि ऐसे 240 बोलता है कि भाई रेवेन्यू रिकग्निशन अगर कॉम्प्लेक्स है, अगर कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, अगर मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, तो आप ये मान के चलिए कि रेवेन्यू रिकग्निशन में देयर इज अ रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड. आपने एज अ ऑडिटर बोला कि यहाँ पे वो फ्रॉड का रिस्क नहीं है, लेकिन लेटर ऑन जो मैं फैक्ट्स पता चले थे वो फैक्ट्स क्या थे मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ. फैक्ट्स में हमें पता चला कि भाई 35 करोड़ का एक रेवेन्यू था जो कंपनी ने बुक नहीं किया. ये बाद में रिसीव किया गया, CFO के अकाउंट में आधा गया और आधा जो है कंपनी के अकाउंट में गया. और कंपनी ने इसे कैसे दिखाया? कंपनी ने इसे दिखाया एज रेवेन्यू फॉर फ्यूचर बुकिंग्स. कम ऑन, पहले मुझे बच्चों ये बताओ, ये इस तरह का डिस्कशन रिवीजन वीडियो में इंक्लूड कर दूं ना? पक्का? मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मेरी प्रोफेशनल जजमेंट बोल रही है करना चाहिए. इससे आप लोग क्वेश्चन भी साथ साथ रिवाइज कर लोगे. ओके, आ जाइए, चलो चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं. तो मैंने आपको सारे फैक्ट्स बता दिए कि भाई क्या क्या चीज़ें जो है इस क्वेश्चन के अंदर हुई थी. ओके, अब आप मुझे बताइए कि ये जो ऑडिटर ने अजम्पशन ली है या ऑडिटर ने जो एक कंक्लूजन बनाया है कि सर देयर इज नो रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड इन द रेवेन्यू, क्या ये सही कंक्लूजन है? आंसर इज नो. पहली बात, प्रिजम्पशन होती है कि भैया इन केस ऑफ रेवेन्यू जहाँ पे मल्टीपल स्ट्रीम्स आ रही हैं वहाँ पे देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ फ्रॉड. ये प्रिजम्पशन जो है रिबर्टेबल होती है. फॉर एग्जांपल अगर सिंपल रेवेन्यू स्ट्रीम होती किसी की तो भाई वहाँ पे हम लोग ये बोल देते हैं कि ठीक है यहाँ पे रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड नहीं है. बट इस केस में साफ देखने को मिल रहा है कि मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं, साथ साथ में इंटरनल कंट्रोल्स भी क्या हैं? वीक हैं. तो यहाँ पे ऑडिटर की अप्रोच जो है वो सही नहीं है. 143.12 के हिसाब से भी रिपोर्टिंग जो है वो हो जाएगी. इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना. 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है तो हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा किसको? हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को. डन. लीजिए, तो अभी हमारी आई थिंक दिस इज द सेकंड क्लास, दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ SC 240, राइट? थर्ड सेशन लगा ना हमारा SC 240 का. एंड आई डोंट नो 45 मिनट्स में कैसे SC 240 कंप्लीट कराया जाता है. आई विल टीच to the best of my knowledge and experience and ability, right? and मेरी तो भाई आई एम श्योर मेरी तो 40 मिनट की रिवीजन वीडियो बनेगी SC 240 की, मिनिमम बता रहा हूँ आप लोगों को मैं. ओके, एंड ऐसी रिवीजन वीडियो बनाएंगे कि आपको एग्जाम में उससे ज़रूर हेल्प मिल जाए. ओके, टाटा.
चलिए जी, तो हम हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 पे हम लोग पढ़ रहे हैं एसए 240 और एसए 240 की आखिरी पार्ट की हम लोग अब रिवीजन करने जा रहे हैं। आखिरी पार्ट में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस के बारे में। वहां हमने देखा कि ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से। किन चीज़ों को लेके? तो इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्क्लोजर। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन लेंगे हम किस चीज़ को लेके कि मैनेजमेंट एक्नॉलेज करती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग द इंटरनल कंट्रोल टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द फ्रॉड। दूसरा, हम मैनेजमेंट से बोलेंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि आपने डिस्क्लोज कर दी है हमें अपनी असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मेटल स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ फ्रॉड। आपने डिस्क्लोज कर दी हमें अपनी नॉलेज ऑफ एनी फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड, स्पेसिफिकली जिसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व है या फिर आपका ऐसा इंप्लॉय इन्वॉल्व है जो इंटरनल कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर ऐसे व्यक्ति इन्वॉल्व है जिनके फ्रॉड की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट आ सकता है। और आपने डिस्क्लोज कर दी हमें कोई भी अगर एलिगेशन है फ्रॉड की, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो भी आपने हमें डिस्क्लोज कर दी है। क्विक रीडिंग यहाँ से मैनेजमेंट से एक्नॉलेजमेंट लेंगे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीआईएम ऑफ आईसी टू पीडी प्रिवेंट डिटेक्ट फ्रॉड को एक्नॉलेज करे। मैनेजमेंट डिस्क्लोज कर रही है अपनी असेसमेंट ऑफ रोमम ड्यू टू फ्रॉड लीडिंग टू मेटल स्टेटमेंट, और मैनेजमेंट डिस्क्लोज करे कोई भी नोन या सस्पेक्टेड फ्रॉड है मैनेजमेंट द्वारा, इंप्लॉय जिसका इंपॉर्टेंट रोल है आईसी में, या बाकी लोगों द्वारा ऐसे फ्रॉड जिसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ सकता है। मैनेजमेंट डिस्क्लोज करे ऑल नोन एलिगेशन ऑफ फ्रॉड एंड सस्पेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जैसे कोई इंप्लॉय है, रेगुलेटर है, कहीं से भी आपके पास अगर कोई भी एलिगेशन आया है तो। रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। नाउ कम्युनिकेशन बहुत सिंपल है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के साथ करना है। हमें टाइमली कम्युनिकेट करना है मैनेजमेंट को। क्या कम्युनिकेट करना है? कोई भी आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड फ्रॉड अगर हमारे को मिला है तो। ओके, अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो हम डिस्कस करेंगे सस्पिशन को और एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को टीसीडब्ल्यूजी और ऑडिट कमेटी के साथ। अगर ध्यान से ये जो है अदर्स वाला पॉइंट है, अदर्स में क्या बोला गया? ऑडिटर को लगता है कोई भी फ्रॉड रिलेटेड मैटर है जो रेलेवेंट है फॉर द ड्यूटीज ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, वो भी कम्युनिकेट कर देना चाहिए। डन। कोई भी फ्रॉड मिला मैनेजमेंट के पास जाओ, कोई भी फ्रॉड मैनेजमेंट से रिलेटेड मिला टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस करो सस्पिशन एंड ऑडिट प्रोसीजर, और साथ में ऑडिटर को कोई भी ऐसी चीज लगती है जो टीसीडब्ल्यूजी की ड्यूटीज रिलेटेड टू फ्रॉड के लिए जरूरी है तो वो भी डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। डन। आइए देन इसके बाद कम्युनिकेशन टू रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटीज। हमने यहां पे क्या सीखा? सबसे पहले ऑडिटर को देखना है कि भाई मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिपोर्ट द आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड फ्रॉड टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी। फिर उसने देखना है क्या प्रोफेशनल ड्यूटी और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या ओवरराइडिंग इफेक्ट है। अगर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरराइड कर रही है प्रोफेशनल ड्यूटी को, देन द ऑडिटर मस्ट कम्युनिकेट द आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड फ्रॉड टू द एक्सटर्नल पार्टीज सच एज रेगुलेटर्स एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटीज। और मैंने आपको सिखाया जनरली स्पीकिंग हमेशा जो है वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरराइड कर जाती है आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स में 4th नंबर का प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंशियलिटी। दैट इज योर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 143(12) आपके लिए लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या बैंक्स के केस में टू रिपोर्ट दी fraud to the RBI is your legal responsibility, and legal responsibility override कर रही है किसको? Professional responsibility को। Then you must communicate the fraud to the regulatory authorities and enforcement authorities। आइए डॉक्यूमेंटेशन द रोड लेस ट्रेवल्ड। यहाँ के बच्चे से छोड़ जाते हैं, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसान है। क्या डॉक्यूमेंट करना है? सबसे पहली बात जो भी आपके डिसीजन और डिस्कशन हुए। डिसीजन और डिस्कशन कैसे? क्या एक बात बताइए, मैनेजमेंट की पास्ट इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी बहुत अच्छी थी तो आपको अपनी टीम में डिस्कशन नहीं करना चाहिए कि फ्रॉड कब और कहाँ हो सकता है? करना चाहिए। तो ये जितने भी डिस्कशन आपके हुए हैं, फ्रॉड कहाँ कब हो सकता है, रोमम कितना है, रिस्पॉन्स क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट, सबके डिस्कशन जो है डॉक्यूमेंट करने चाहिए। पहली चीज़, अब तो बहुत आसान है। फिर जो रोमम आपने असेस किया वो डॉक्यूमेंट करिए। जो रिस्पॉन्सेज आपने डिजाइन करे, कम ऑन, जो रिस्पॉन्सेज आपने डिजाइन करे वो डॉक्यूमेंट करिए। हट जा भाई, वो रिस्पॉन्सेज आपने डिजाइन करे वो डॉक्यूमेंट करिए। जो ऑडिट प्रोसीजर के रिजल्ट्स निकले वो डॉक्यूमेंट करिए। आपने जो कम्युनिकेट किया है फ्रॉड को, जो भी हम पढ़ के आए हैं, मैनेजमेंट से कम्युनिकेशन करना है, रेगुलेटरी अथॉरिटी से कम्युनिकेशन किया है, वो डॉक्यूमेंट करें। एंड लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट, याद है अरिहंत वाला क्वेश्चन, we always presume that there is a risk of middle statement due to fraud in the revenue, but this presumption is rebuttable, and if you are concluding, if you are determining that risk of fraud in revenue recognition is not relevant, then you must document the reasons for this conclusion। done। क्या बोलती पब्लिक? हमने केस स्टडी करी आज हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ना करके हमने आईसीआई के केस स्टडी के 2 क्वेश्चन जो है सॉल्व करे थे, और मैंने आपको उसमें दिखाया था कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो पास होते हैं। 4 नंबर जेब के अंदर। याद आया? चलिए
इसके बाद आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जब पढ़ रहे होंगे तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, ऑल्दो इंटरमीडिएट लेवल का है, क्विकली बता देता हूं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिवेंशन डिटेक्शन करेक्शन ऑफ फ्रॉड की, प्रिवेंशन और डिटेक्शन फ्रॉड की TCWG और मैनेजमेंट की है, उसके लिए वो इंटरनल कंट्रोल बनाते हैं। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइला के चलते देयर इज ऑलवेज एन अनअवॉइडेबल रिस्क कि कुछ मिडिल स्टेटमेंट जो डिटेक्ट नहीं हो पाएंगी। अच्छा, फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है, खासकर मैनेजमेंट फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाना ज्यादा मुश्किल है। हमें ऑडिटर को एज अ ऑडिटर वी शुड एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म? क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑडिट एविडेंस गैदर्ड। मैनेजमेंट आपको कोई भी चीज बोल रही है, आप उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे, यू विल क्वेश्चन इट। अच्छा जी, क्या हमें एंगेजमेंट टीम में डिस्कशन करने चाहिए फ्रॉड से रिलेटेड? आंसर इज यस, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट। यू शुड ऑलवेज डिस्कस वेयर द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी ससेप्टेबल टू मिडिल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, including how fraud might occur. Easy, done. कॉन्फिडेंस जल्दी से बताइए मुझे कैसा है आपका ऐसे 240 को लेके। क्वेश्चन आ गया तो मार्क्स स्कोर हो जाएंगे अच्छे तरह के, नहीं जल्दी बोलिए, कम ऑन कम ऑन। हाई, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके क्वेश्चंस को रीड करेंगे एक बार दोबारा से, हमने क्लास में सारे डिस्कस कर लिए हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस की आप रिटन प्रैक्टिस भी करेंगे। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा आपको और MCQs और कुछ केस स्टडीज बना के देने की इसी के ऊपर, ताकि आप लोग अच्छे से इसे कर पाए। एक बात। दूसरी बात, प्लीज़ क्लासेस अटेंड करें, अच्छे से रिवाइज करें, रेगुलरली मॉक टेस्ट दें, रिवीजन्स का फ़ायदा उठाएं, जो जो हम फैसिलिटी दे रहे हैं उसका फ़ायदा उठाइए। ओके, एंड अगर क्लासेस पसंद आ रही है तो अपने जूनियर्स को, अपने साथ वालों को रिकमेंड कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। चलिए जी, तो आज हम लोग एक नया स्टैंडर्ड जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, उसकी रिवीजन भी करेंगे और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था उसके क्वेश्चंस भी हम यहां पे देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहली चर्चा एसए 250 पे हम लोग करने जा रहे हैं आज। एसए 250 का नाम क्या है? कंसीडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बात याद रखें, अगर आपको एंगेज किया गया है स्पेसिफिकली टू टेस्ट एंड रिपोर्ट सेपरेटली ऑन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन, तो ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ लॉ रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, लीजिए, ग्रेट। अच्छा जी, क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसे 200 कनेक्ट कर लो। ऐसे 200 में ऑब्जेक्टिव याद है आप लोगों को? यस, ऑब्जेक्टिव याद है। ओपिनियन हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देना है, ना कि लॉ रेगुलेशन पे देना है। आइए नाउ, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू एसए 250। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, 3 बातें याद रखिए। आई होप अब तो 100% आपका कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर। हमारे पास पहले तो लॉ रेगुलेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2। एक जिनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑन मैड इन एफएस। मैड बोले तो मटीरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू सच लॉ? ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस फ्रॉम सच लॉज, विद सच लॉज। आई होप एवरीवन इज क्लियर। कम ऑन एवरीवन, जल्दी से चैट में यस लिख दो, जल्दी से यस लिख दो, यहां तक क्लियर है तो। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? अब हम लोग चर्चा करते हैं दूसरे कैटेगरी ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन की। वो लॉ और रेगुलेशन दोज मे हैव एन इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आर फंडामेंटल फॉर द ऑपरेटिंग एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी। ऐसे हमने लॉ रेगुलेशन के लिए क्या करना है? ऐसे लॉ रेगुलेशन के लिए हमने नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन को आइडेंटिफाई करना है स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के। अब यहां पे ये भी रिवाइज करा दो, व्हाट आर दो स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर? इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरीज। इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरीज अभी हम आगे भी पढ़ लेंगे। और तीसरा ऑब्जेक्टिव आपको क्या बोला गया है? एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कीजिए टू नॉन कंप्लायंस। एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड कीजिए टू नॉन कंप्लायंस विद द सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस और द सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस विद एलआर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। 3 बातें याद होती हैं, कम ऑन। अच्छा जल्दी बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है टू इंश्योर कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन? मैनेजमेंट की विद द ओवरसाइट ऑफ TCWG। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कनेक्शन बनवा दो ध्यान से। मैनेजमेंट और TCWG IC बनाते हैं विच गिव रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। इजी। ऑडिटर क्या रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रिवेंटिंग द नॉन डिटेक्शन, फॉर प्रिवेंटिंग द नॉन कंप्लायंस? नहीं, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आइए देन डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर एंटिटी बनाए कि भाई क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर एंटिटी बनाए ताकि वो क्या कर पाए? प्रिवेंट, डिटेक्ट कर पाए नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, इन शॉर्ट कंप्लायंस को इंश्योर कर पाए। तुषार ने क्या बनाया था? रजिस्टर, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। 7वें पॉइंट से हमारी बुक के अंदर जो पहला पॉइंट बन गया कि कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद हमने क्या किया? कम ऑन टेल मी। फिर उसके बाद बलवीर ने क्या बनाए थे? ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। याद आ रहे हैं? कम ऑन, यस और नो?
ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना दिए थे। अच्छा जी कि भाई कैसे कंप्लाई करना है। फिर हमारे पास ईशा गोस्वामी ने क्या किया था, लीगल एडवाइजर्स को अपॉइंट कर लिया था। और फिर हमारे साथ आ गई थी कौन, शामली जी। शामली जी ने क्या बनाए थे, इंटरनल कंट्रोल। ठीक है शामली, अच्छा जी। देन उसके बाद हमारे पास क्या हुआ था, आंचल आई। आंचल ने बोला मैं तो बड़ी फॉर्म से मैं बड़े काम करूँगी, कोड ऑफ कंडक्ट, राइट। देन उसके बाद शर्मा जी ने क्या बोला था, शर्मा जी के लड़के ने क्या बोला था, मैं ट्रेनिंग करवाऊंगा सबकी कोड ऑफ कंडक्ट पे। बोल दो। मॉनिटरिंग का काम किसने लिया था, सहारनपुर वालों ने। चले गए हैं या सिर्फ वीडियो बंद कर लिए नालायक ने। हाँ जी, मॉनिटरिंग का काम किसने लिया था, सहारनपुर वालों ने। रोहित ने बोला हम देखेंगे, कैसे नहीं मानते, घर से उठा ले जाएंगे, योगी जी हैं, राइट। और जतिन भाई ने क्या किया था, जतिन भाई ने बोला था कंप्लेंट का रजिस्टर मैं मेंटेन करूंगा विद नॉन कंप्लाइंस। याद है सारी बातें, कम ऑन, ईजी है, बिल्कुल ईजी है। यस सर। आपसे बच्चों ये क्वेश्चन अभी मैं आपको क्वेश्चन बैंक में दिखा दूं, इसका क्वेश्चंस कैसे कैसे आपसे पूछे गए हैं, ज़रा फोकस कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा इस चीज़ को कि हम लोग क्वेश्चंस भी रिवीजन वीडियो के अंदर कवर करके चल रहे हैं। ऐसे 250 के क्वेश्चंस आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ, ये रहा ऐसे 250 का क्वेश्चन। ये सीए जैज़ वाला क्वेश्चन था ना, सीए जैज़ वाला क्वेश्चन कि सीए जैज़ ये कैसे इंश्योर करेगा कि मैनेजमेंट जो है वो कंप्लाई कर रही है किससे, लॉ और रेगुलेशन से। इसी के साथ का एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे और रीड करवाना चाहता हूँ जो अभी हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 10, आप एक सोशल मीडिया कंपनी के ऑडिटर हैं, गवर्नमेंट ने नकेल कसने के लिए लॉ और रेगुलेशन बना दिए हैं। आप बताइए कि आप कैसे जो है ये इंश्योर करने वाले हैं कि कंप्लाई कर रहे हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑल्दो आपको पता है कि आपने प्रोसेस लगाने हैं, लेकिन एंटिटी कैसे इंश्योर करेगी वो हमें पता है, इंटरनल कंट्रोल्स बना के, पॉलिसीज बना के, सीओसी कोड ऑफ कंडक्ट, सेंसिटाइजिंग द एम्प्लॉय क्या था, मेकिंग देम अवेयर, कम ऑन, यस और नो, ये सारी चीज़ें करके वो इंश्योर करने वाली है। और इसमें एक वेरी गुड पॉइंट ये था, वेरी गुड पॉइंट याद है आप लोगों को कि क्योंकि लॉ रेगुलेशन में बदलाव आया है, इससे सोशल मीडिया कंपनी से प्रेशर भी बन सकता है अपने रेवेन्यू को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए। इट रिप्रेजेंट्स अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर एज वेल। हेलो एवरीवन, प्लीज आइए। नाउ लेट्स गो टू दी नेक्स्ट पार्ट। हमारा ये वाला पार्ट भी यहां पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। हम सबको पता है ऐसे 200 ऑब्जेक्टिव वाला उया कासा, वो आपको आइला भी बताता है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग भी बताता है, कम ऑन, यस और नो। अब ऐसे 200 में इनहेरेंट लिमिटेशन का जो चौथा पार्ट है वो आपको बोलता है कि इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस potential effect of inherent limitation on the auditor's ability to detect material misstatement may be on a higher side। कुछ सर्कमस्टांसेस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट का पोटेंशियल इफेक्ट ऑडिटर की एबिलिटी टू डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट में ज्यादा हो सकता है, और उसमें से एक सर्कमस्टांस होता था चेकिंग द कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। आपसे रीजन पूछे जाएंगे why the potential impact of inherent limitation is higher on the auditor's ability to detect material misstatement in case of checking of compliance with law and regulation। आप क्या बोलेंगे, एक लॉ या अनेक लॉ, कम ऑन, एक लॉ या अनेक लॉ, आंसर इज अनेक लॉ, राइट। एंड स्पेसिफिकली वो वाले लॉ जो किस पे फोकस कर रहे हैं, कम ऑन, ऑपरेशनल एस्पेक्ट पे फोकस कर रहे हैं, और ये लॉ की कंप्लायंस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो है वो पोर्ट्रे नहीं होती, कैप्चर नहीं होती, और इसकी वजह से ऑडिटर जो है इनकी कंप्लायंस को चेक करने में इतना सक्षम नहीं है। या बोल लीजिए कि अगेन वो लाइन रिपीट कर दीजिए, पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन इज ग्रेटर ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आइए दूसरा नॉन कंप्लायंस क्या हो सकती है। नॉन कंप्लायंस इज जनरली स्पीकिंग डिजाइन टू कंसील थ्रू कॉल्यूजन, फॉर्जरी एटसेट्रा। एंड तीसरा लीगल डिटर्मिनेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो याद रखिए कि एक कोई पर्टिकुलर एक्ट नॉन कंप्लायंस है या नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ लीगल डिटर्मिनेशन बाय द कोर्ट, एंड ऑडिटर इसमें कुछ रोल नहीं प्ले कर सकता। बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजंस, ये लाइन बच्चों, ये लाइन सुनिएगा, potential effect of inherent limitation on auditor's ability to detect material misstatement is higher in case of non-compliance with law and regulation। Easy, डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों इसका आया था। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूं, हम रिवीजन वीडियो में भी ये देखते हुए चलने वाले हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया था, 10 कर लिया था, कहाँ गया, ये लीजिए क्वेश्चन 11। डायरेक्ट क्वेश्चन था आई से स्टडी मटेरियल का टेस्ट योर नॉलेज का। सेम वही बातें लिखी हुई हैं, एक लॉ नहीं अनेक लॉ है। कंसील आपके जो नॉन कंप्लायंस है वो डिजाइन टू कंसील हो सकती है, और नॉन कंप्लायंस इज अल्टीमेटली मैटर ऑफ लीगल डिटर्मिनेशन। एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे, नहीं तो इंटरमीडिएट लेवल का हो जाएगा। आपसे इस पर एक केस स्टडी बना देंगे, फॉर्मेट वही रखेंगे हम लोग। केस स्टडी का आंसर कैसे लिखेंगे, हमारा स्टैंडर्ड क्या बोलता है,
केस में क्या हुआ है, कंक्लूजन क्या है। आइए जी वापस आइए। देन इसके बाद हम लोगों ने और क्या पढ़ा, ये हमने देख लिया था। इसके बाद हमने बेसिक बात पढ़ी, हमें पता है, ये हमें पहले से पता है, ये हमसे कोई पूछ ले हम वैसे ही बता देंगे। ये स्टैंडर्ड दो कैटेगरी ऑफ लॉ से डील करता है। ऐसे लॉ जिनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ मैड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैड बोले तो मटीरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर। दूसरा ऐसे लॉ जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आता है, आ सकता है, दे मे हैव एन इंपैक्ट ऑन द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर बट आर फंडामेंटल टू ऑपरेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। कैटेगरी 1 के लिए ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस, राइट। कैटेगरी 2 के लिए ऑडिटर हैज टू परफॉर्म दी स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस। हमने समझने के लिए क्या समझ रखा है, कैटेगरी 1 के लिए रीजनेबल एश्योरेंस, कैटेगरी 2 के लिए लिमिटेड एश्योरेंस। क्या बोलती पब्लिक, लेकिन ये हमने लिख के नहीं आना है रीजनेबल और लिमिटेड वाली बात, याद रहेगी ये बात, कम ऑन बोल दीजिए, लीजिए। चलो जी आगे चलते हैं। देन हमारे पास एक ये फ्लो आया, ये फ्लो भी बच्चों एज इट इज आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। पहले फ्लो है किस बात का, हाउ ऑडिटर इज गोइंग टू कंसिडर कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। नंबर 1 तुषार का रजिस्टर देख लो भाई, ओके। नंबर 2 कैटेगरी 1 लॉ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। नंबर 3 कैटेगरी 2 लॉ स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन। नंबर 4 जब कुछ ना मिले तो भैया प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। एंड नंबर 5 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजमेंट से लिखवा के ले लो ना भैया, जितने भी आपके नॉन इंस्टेंसेस हैं ऑफ नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, वो आपने डिस्क्लोज करने हैं ऑडिटर को। आइए अब इस पूरे फ्लो को एक बार आपकी रिवीजन वीडियो में उतार देता हूं और रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखा दूंगा। एवरीवन प्लीज फोकस। तो ऑडिटर कंसिडरेशन ऑफ कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, फ्लो का पार्ट 1 जनरल अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी नहीं है, आपको आता है ऑडिटर को जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है एलआर फ्रेमवर्क की, जो एंटिटी को, इंडस्ट्री को, सेक्टर पे एप्लीकेबल है और एंटिटी उससे कैसे कंप्लाई कर रही है। कंप्लाई कैसे कर रही है, वही तुषार का रजिस्टर देखना है, याद आ रहा है ना, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स देखने हैं, कम ऑन याद आ रही है सारी बातें, इंटरनल कंट्रोल देखना है, एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट देखनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर कैटेगरी 1 लॉ, ऑडिटर को SAE ऑब्टेन करना है कंप्लायंस के रिलेशन में विद रिस्पेक्ट टू दोज लॉज जिनका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है मैड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मटीरियल अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैटेगरी 2 लॉ, ऑडिटर को प्रोसीजर लगाने हैं टू आइडेंटिफाई द इंस्टेंसेस ऑफ द नॉन कंप्लायंस, ओके। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा। स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर क्या है, मैनेजमेंट से TCW से इंक्वायर करेगा कि भाई कहीं मतलब मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लेगा आप लोग कंप्लाई कर रहे हैं ना ऐसे लॉ और रेगुलेशन से। दूसरा कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर लेगा लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटी से, जैसे मैंने ग्रीन ट्रिब्यूनल का आपको एग्जांपल भी दिया था, ओके। नॉन कंप्लायंस से होगा क्या, ऐसे लॉ के नॉन कंप्लायंस की वजह से आपके ऊपर फाइन्स, लिटिगेशन, अदर कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं, कॉस्ट आ सकती है जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको प्रोविजन बनाना पड़े। देन अलर्ट बोले तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर अलर्ट रहेगा किस चीज को लेके कि कहीं और कोई ऑडिट प्रोसीजर नॉन कंप्लायंस या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस आपकी नजरों में ना लिया है। अदर ऑडिट प्रोसीजर में ब्रिंग इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन टू द ऑडिटर्स अटेंशन। इसका एग्जांपल मैंने आपको क्लास में दिया था, क्या बोलिए हाँ के ना, आ जाइए। RCM वाला एग्जांपल याद आ रहा है, RCM वाला एग्जांपल, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देन रिटन रिप्रेजेंटेशन फॉर इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, इसका क्या मतलब है भैया, मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे कि जितने भी इंस्टेंसेस थे नॉन कंप्लायंस के, सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस के, जिनका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कंसिडर किया जाना चाहिए था, वो आपने हमें डिस्क्लोज कर दिए हैं। चलिए अब जरा इसका भी क्वेश्चन देख लें। यस सर, इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन कौन सा था, इसका क्वेश्चन था यही वाला, यही था ना, सी आनंद वाला। हाँ, ये सी आनंद वाला क्वेश्चन था कि आप लोगों ने क्या क्या करना है। तो बिल्कुल उसी फ्लो में आंसर जो है हम लोग लिखते चले जाएंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें जो हमें करनी थी यहाँ पे। अदर लॉ रेगुलेशन के लिए क्या करना है, कैटेगरी 1 के लिए क्या क्या करना है। कम ऑन, यहाँ पे हुआ क्या था कि चाइल्ड लेबर था और मैनेजमेंट बोल रही थी कि आपके फाइनेंशियल स्कोप में फॉल नहीं करता है, तो आपने बोलना था मेरे फाइनेंशियल ऑडिट के स्कोप में फॉल क्यों नहीं करता भैया, 250 बोलता है। हमें ऐसे लॉ रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस को लेके भी स्पेसिफाइड प्रोसीजर लगाने हैं जिनका इंपैक्ट आ सकता है, दे आर फंडामेंटल टू दी ऑपरेटिंग एस्पेक्ट ऑफ दी एंटिटी। कम ऑन, यस और नो। तो वो हमने पूरा का पूरा आंसर इसमें लिख दिया था। लीजिए, आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट। अब अगले सेशन में चलते हैं और ऐसे 250 का बचा हुआ पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप आप लोग ये रिवीजन वीडियोस का फायदा उठा रहे हैं एंड क्लासेस का फीडबैक आप लोग रेगुलरली मेरे साथ शेयर करते रहते हैं टेलीग्राम पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं, हमारी अप्रोच टूवर्ड्स दी सब्जेक्ट अच्छी लगती है, तो आप डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।
चलिए जी, तो आज हम लोगों ने इस सेशन के अंदर एसए 250 के कौन से पार्ट कवर करे। हमने सबसे पहले ये पार्ट कवर किया कि इंडिकेशंस क्या होते हैं नॉन कंप्लाइंस के विद लॉ एंड रेगुलेशन, या क्या ऐसी चीज़ें जो आपको दिख जाए किसी कंपनी में तो यू विल कंसिडर कि यहाँ पे तो इंडिकेटर है कि नॉन कंप्लाइंस हो सकता है। पहला इंडिकेटर सबसे बड़ा पेमेंट से रिलेटेड, बोलिए किस रिलेटेड? पेमेंट से रिलेटेड। पेमेंट, सर्विसेज, सेल्स, परचेज, कैश, लीगल, रिटेनरशिप पेमेंट, दुबई चाइना, दुबई चाइना याद है ना, दुबई चाइना, दुबई चाइना और दुबई या टैक्स हेवन, देखिए सारी आ गई। अनस्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं, परचेज के लिए हाई या लो अमाउंट बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं, सेल्स कमीशन इंडस्ट्री लेवल से बहुत ऊपर नीचे पे कर रहे हैं, कैश या बेयरर इंस्ट्रूमेंट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हाई लीगल या रिटेनरशिप फीस आपने पे करी है, वो आपको इंडिकेट करेगा कि भाई साहब यहाँ पे तो क्या चल रहा है, कोई नॉन कंप्लाइंस हो सकता है। एक बात जाते जाते और बोल दूँ, हमारा एक एसए होता है एसए 501, उसके अंदर ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस के लिए स्पेसिफिक गाइडेंस दी जाती है। किसके लिए? आपके लिटिगेशन के लिए। तो वहाँ से भी ये कनेक्ट हो सकता है, वहाँ पे भी आप लोगों को जो है वो लीगल एक्सपेंस अकाउंट चेक करते हैं तो आप लोगों को रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट या फिर आप लोगों को लिटिगेशन की प्रेजेंस का पता चल जाता है। एनीवेज, तो लीगल एंड रिटेनरशिप, उसके बाद कंट्री अदर देन कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड विदाउट एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन आप लोग पेमेंट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ जी, विदाउट एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन आप लोग पेमेंट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। डन, बोलिए। तो ये हमारी पेमेंट से रिलेटेड इंडिकेशंस हो गए। देन अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है आपके अगेंस्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ब्रोकन है, या फिर एडवर्स मीडिया कमेंट्स आप लोगों को मिल रहे हैं एक कंपनी के अगेंस्ट। तो दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ व्हाट? नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशंस। आइए देन हमारे जो आज के क्वेश्चंस थे उनको भी जरा एक बार देख लेते हैं, हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए। हमने ये टीआरपी वाला क्वेश्चन देखा था। टीआरपी वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टीआरपी वाला क्वेश्चन था हमारा, ये लीजिए। इसमें तो डायरेक्टली आपको बस इंडिकेटर लिखने थे और ये इंडिकेटर मैंने आपको अभी याद कराए। भूमिका बना लीजिएगा, एसए 250 का रेफरेंस दे दीजिएगा और इंडिकेटर्स एज इट इज जैसे भी हमने पढ़े हैं वो लिख के आ जाइएगा। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। अब क्वेश्चन नंबर 16 मेरा फेवरेट क्वेश्चन, ये हर बच्चा करके जाएगा। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिला, क्योंकि अब हमने पूरा स्टैंडर्ड पढ़ लिया है, अब आपका पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए इसके ऊपर। इसमें हमें देखने को मिला इंडिकेटर, इसमें हमें देखने को मिला रिपोर्टिंग पे इम्पैक्ट, इसमें हमें देखने को मिला 570। तो 250, 570, 705 तीनों का मिश्रण जो है यहाँ पे आपको होता हुआ दिख रहा था। ये आपकी डीपीपी के अंदर भी मैं डालने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करें और मैं चाहता हूँ आप इसकी रीडिंग भी, जैसे हमने क्लास में एक एक चीज़ को अंडरलाइन करके पढ़ा है वैसे पढ़ें। क्विकली क्वेश्चन का ओवरव्यू जरूर आपको लोग दूंगा रिवीजन वीडियो में। आप ऑडिट कर रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स लिमिटेड का, ठीक है जी। आप मिस्टर मनोज जो है ऑडिट मैनेजर हैं, उन्हें सिग्निफिकेंट पेमेंट दिखी है लीगल एंड रिटेनरशिप फीस की। इंडिकेटर लिटिगेशन किससे रिलेटेड है? एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से रिलेटेड है जो फॉरेस्ट लैंड पे बना दिया गया था एलिफेंट कॉरिडोर में, जिसको इलीगल बोल दिया गया है। कंपनी को नोटिस मिला है कि इसको आप हटाइए। इसने उस नोटिस को जो है वो चैलेंज कर दिया कहाँ पे? हाई कोर्ट में, और अभी वो केस पेंडिंग है। अब सुनिए, कंपनी ने ये इंफॉर्मेशन जो है लिटिगेशन वाली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करी है। पहली दिक्कत तो यही। इसका सीधा इंपैक्ट किस पे जा रहा है? आपकी ऐसे 570 पे, क्योंकि आगे हमें पता चलेगा कि कंपनी का ये जो प्लांट है इसकी 75% प्रोडक्शन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल था, और बिकॉज ये प्लांट अब डीकमीशन करने को कहा जा रहा है और उसके लिए केस पेंडिंग है, देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी which may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern। एंड 570 हमें बोलता है कि आप लोगों को जो है मटीरियल अनसर्टेनिटी डिस्क्लोज करनी होती है, नहीं करोगे तो क्वालिफाइड या आपको एडवर्स ओपिनियन देना पड़ जाएगा ऑडिटर को। प्लांट अकाउंटेड फॉर 75% ऑफ द कंपनीज एनुअल प्रोडक्शन। ऑडिट टीम ने बोला कि भैया डीकमिशनिंग जो है वो डिसरप्ट कर सकती है ऑपरेशन को, पोटेंशियली लीड टू बैंकरप्सी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मेजर इंपैक्ट दिख रहा है। ऑडिट वॉज नियर टू कंप्लीशन। मनोज जी ने सॉर्ट की एडवाइस अपने ऑडिट पार्टनर शलभ जी से। ही सजेस्टेड नो इमीडिएट एक्शन वॉज नेसेसरी फ्रॉम द ऑडिटर एज द मैटर वॉज स्टिल पेंडिंग इन केरला हाई कोर्ट। मनोज जी को लगता है कि भैया सिचुएशन को जो है इस सिचुएशन पर ऑडिटर को एक्शन लेना चाहिए और इसे रिपोर्ट में इंडिकेट करना चाहिए। तो मनोज जी का व्यू जो है वो अप्रोप्रिएट है। आंसर में आप लोग शुरुआत कैसे करेंगे? पहले आपने 250 की रिपोर्टिंग की बात करी है। 250 की रिपोर्टिंग में आपने क्या बोला कि भाई देखो, नॉन कंप्लाइंस अगर मटीरियल है और एडिक्वेटली रिफ्लेक्टेड नहीं है, नॉन कंप्लाइंस मटीरियल है और एडिक्वेटली रिफ्लेक्टेड नहीं है, तो आप लोग क्या करने वाले हैं? आप लोग जो है 705 का यूज़ करेंगे, क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन दे देंगे। मेरे हिसाब से इस केस में ये परवेजिव लग रहा है मुझे, तो मैं बोलता कि भाई हमारा परवेजिव होने के कारण इसका ओपिनियन जो है वो एडवर्स ही बनता है। ओके, लीजिए। देन उसके बाद हम लोग
570 का रेफरेंस दे के आएंगे क्योंकि मटेरियल अनसर्टेनिटी है, दैट इज कास्टिंग सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। कोई डिस्क्लोजर इसके बारे में दिया नहीं गया है। यहाँ पे भी आपका एडवर्स ओपिनियन जो है बनता है, मनोज जी का व्यू जो है वो प्रॉपर है। डन। ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस छोड़ के ही आप लोग जो है फिर रिग्रेट करते हैं एग्जाम के अंदर। चलिए आ जाओ जी। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। देन हमने देखा ऑडिट प्रोसीजर नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड। जैसे ही आपको कोई नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई या सस्पेक्ट आपको हुआ, सबसे पहले आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है नेचर की और सर्कमस्टांसेस की। यहां पे मेरा मतलब है सर्कमस्टांसेस से कि भाई क्या ये इंटेंशनल था या अनइंटेंशनल था। और फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने देखना है, ऑब्टेन करनी है इंफॉर्मेशन कि इस नॉन कंप्लायंस का, सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट हो सकता है। नेचर समझो, सर्कमस्टांसेस समझो, इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट क्या हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ये समझो। अच्छा जी, आपको सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस मिली है, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो। मैनेजमेंट आपको जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, मैनेजमेंट आप लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। देखिए, नो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी, और इफेक्ट जो है वो मटेरियल लग रहा है। लीगल एडवाइस लेंगे, ओपिनियन पे इंपैक्ट देखेंगे और अदर एस्पेक्ट पे भी इंपैक्ट देखेंगे, सच एज रोमम एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन। आ जाओ जी। देन इससे रिलेटेड हमने ये क्वेश्चन किया था अभिनंदन वाला। अभिनंदन वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, ऑडिट के दौरान आपको मिली इंफॉर्मेशन जिससे जो किससे रिलेटेड थी, नॉन कंप्लाइंस या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस से। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले ऑब्टेन करनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग नेचर और सर्कमस्टांसेस की। फिर आपको ऑब्टेन करनी चाहिए कि इस इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कैसे आने वाला है। फिर आपको मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कशन करना चाहिए। वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं सस्पेक्टेड के केस में, तो आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए, आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए क्या इसका इफेक्ट जो है मटीरियल है, और लीगल एडवाइस लें, ओपिनियन पे इंपैक्ट देके, और साथ साथ में अदर एस्पेक्ट्स जैसे कि रोमम और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे भी इंपैक्ट देख लीजिए। डन। आ जाओ। देन इसके बाद हमने रिपोर्टिंग की बात करी। सबसे पहले नॉन कंप्लायंस टीसीडब्ल्यूजी को कैसे रिपोर्ट करने हैं। नंबर 1, कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी ऑल द सस्पेक्टेड और आइडेंटिफाइड नॉन कंप्लायंस। अगर 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 इंटेंशनल है, इमीडिएटली करने वाले हैं। ओके, इंटेंशनल है, इमीडिएटली करने वाले हैं। अगर टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व है तो हायर अथॉरिटी जैसे कि सुपरवाइजरी बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको इन्फॉर्म कीजिए। अगर नहीं करती है, कंफ्यूजन है, तो लीगल एडवाइस कीजिए, लीगल एडवाइस लीजिए। अगर हायर अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, अनसर्टेनिटी है अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन को लेके, तो आप लोग लीगल एडवाइस ले लीजिए। नाउ कई बार आप लोग पूछते हैं ना हम रिवाइज कैसे करें, इसी वीडियो को बेस मानते हुए रिवाइज करें। यहां तक मैंने आपको अपने नोट्स से पढ़ाया, मैं आगे अब अपने क्लास नोट्स के अंदर यानी कि अपनी बुक के अंदर, तो आप लोग भी बुक के अंदर आ जाएं और यहां से जो है वो रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। आ जाओ जी। अब हमें यहां पे आखिरी पार्ट है रिपोर्टिंग का, जो कि सबसे आसान है, सबसे आसान है, बिना देखे कर लो, बिना देखे कर लो। आपको मिला है नॉन कंप्लायंस, मिल गया है, मटेरियल है, परवेजिव है या नहीं, उसके हिसाब से क्वालिफाइड या एडवर्स कर दो 705 में। आपको नॉन कंप्लायंस के लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट रोक रही है, मटेरियल है, परवेजिव है नहीं, उसके हिसाब से क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर कर दो। आपको बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस एविडेंस नहीं मिल रहा है, इवैल्यूएट करो, प्रोफेशनल जजमेंट का यूज करो, ओपिनियन पे इंपैक्ट कंसिडर करो। एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को बताना है नहीं बताना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करो एज पर दी लॉ, और एनफोर्समेंट अथॉरिटी को बताना है नहीं बताना, ये डिसाइड करके अपना एक्शन ले लो। बहुत आसान। ऑडिटर को नॉन कंप्लायंस मिल गया है, मटेरियल है, एडिक्वेटली रिफ्लेक्टेड नहीं है, एडिक्वेटली रिफ्लेक्टेड नहीं है, तो क्या करेंगे 705 के हिसाब से क्वालिफाइड एडवर्स। ऑडिटर को मैनेजमेंट रोक रही है किस चीज से, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने से, तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर एज पर दी एसएस 705 हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे। बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं तो ऑडिटर को बोला गया है इवैल्यूएट करो इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए आपके ओपिनियन पे। नॉन कंप्लायंस रेगुलेटरी और एनफोर्समेंट अथॉरिटी को बताना है क्या, तो ऑडिटर को चेक करना है कि देखो भाई क्या ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये रिपोर्ट करने की, तो वो बता देगा। नाउ डॉक्यूमेंटेशन किस किस की, सिर्फ आइडेंटिफाइड की या सस्पेक्टेड की या दोनों की, दोनों की भाई, दोनों की। आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस आप लोगों को जो है वो क्या करना है, डॉक्यूमेंट जो है वो करना है। आपका मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी और अदर पार्टी से भी जो डिस्कशन हुआ है वो भी आपको डॉक्यूमेंट करने का है। डन। लीजिए, ये हो गया हमारा एसए 250 भी कंप्लीटली रिवाइज। ओके, लेट्स स्टार्ट रिवीजन ऑफ एसए 260। वेरी इजी स्टैंडर्ड, एग्जाम के लिए ओके इंपॉर्टेंस रखता है, सीए फाइनल लेवल की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात, आपको टीसीडब्ल्यूजी का मतलब समझना है। 3 फ्रेजेस ध्यान में रखिए, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसी दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। इस बात को रट लीजिए, घोटा मार लीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीसीडब्ल्यूजी इज टू ओवरसी दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस।
राइट। एंड एक इंपॉर्टेंट बात और, क्या किसी एंटिटी में TCWG में मैनेजमेंट के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? आंसर इज यस, हो सकते हैं। और किसी एंटिटी में TCWG में भी इक्वल टू 100% फ्रॉम द मैनेजमेंट। ओके, स्मॉल एंटिटीज में इजी। अच्छा जी, देन इसके बाद हमने रोल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा सकता है रोल ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। 3 कम्युनिकेशन के रोल है। कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप बनता है, लेकिन याद रखें इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी बची रहनी चाहिए। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने में हेल्प करता है ऑडिटर को। देखो, ये दोनों के लिए, ये ऑडिटर के लिए, ये TCWG के लिए कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप दोनों के बीच में बनेगा। B, ऑडिटर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर पाएगा। C, TCWG को हेल्प मिलेगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, एंड अल्टीमेटली इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। इजी गाइस, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। बहुत बढ़िया, रोल ऑफ कम्युनिकेशन हमारी तरफ से हो गया जी डन। अच्छा, देन चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव। कितने ऑब्जेक्टिव थे? 4। नंबर 1, पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? हमने कम्युनिकेट करना है TCWG को। क्या कम्युनिकेट करना है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड प्लान स्कोप एंड टाइमिंग। अभी हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या बातें कम्युनिकेट करनी होती है। नंबर 2, इंफॉर्मेशन लेनी है। याद है ना, कम्युनिकेशन तो बहाना है, इंफॉर्मेशन लेके आना है, और TCWG के पास टाइमली इंफॉर्मेशन पहुंचाना भी है। टाइमली इंफॉर्मेशन किस चीज को लेके? जो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, एंड अगेन द इंफॉर्मेशन विच इज रेलिवेंट फॉर द TCWG's रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। एंड आखिरी में हमने 2-वे कम्युनिकेशन को बढ़ाना है, साथ में बैठ के खाना है। लीजिए बच्चों, 4 बातें। ऑब्जेक्टिव लिखने को आ जाए, लिख लेंगे। कम्युनिकेट विद TCWG, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम TCWG, provide TCWG significant information and information which will be having direct impact on their responsibility with respect to overseeing the financial reporting process, and promote a two-way communication. Two-way communication कैसे होगा, उसका रोल क्या है वो हमने ऊपर पढ़ लिया। दोनों के लिए, ऑडिटर के लिए, TCWG के लिए, दोनों के लिए कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। ऑडिटर के लिए इंफॉर्मेशन मिलेगी, TCWG को भी हेल्प मिलेगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाने में। क्या ऑब्जेक्टिव भी रिवाइज हो गया? बोलिए हाँ के ना। यस सर, ऑब्जेक्टिव भी हमने जो है रिवाइज कर लिया। नाउ अब जरा ध्यान से, हमारे पास नेक्स्ट क्या है? कम्युनिकेशन का प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया किससे कम्युनिकेट करना है। वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट पर्सन। एंड सब ग्रुप वाली बात, अगर ऑडिटर सब ग्रुप से कम्युनिकेट कर लेता है तो उसे डिटरमाइन करना पड़ेगा क्या उसे गवर्निंग बॉडी से भी कम्युनिकेट करना है। मैनेजमेंट वाली बात, अगर सारे TCWG के लोग जो हैं वो मैनेजमेंट से ही आए हुए हैं, यानी मैनेजमेंट और TCWG जो है वो सेम है, तो ऑडिटर ये इंश्योर करेगा कि गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है और गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके पास एडिक्वेट इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है। 10 लोग मैनेजमेंट में थे और 8 लोग जो है TCWG में थे। वो 8 के 8 लोग जो है वो यहाँ पे TCWG वाले मैनेजमेंट से ही आए हुए हैं। तो ऑडिटर हैज़ टू मेक इट श्योर दैट एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन टू दोज 8 पीपल आर गिवन, दोज 8 पीपल हु आर इन द गवर्नेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हु आर इन द गवर्नेंस रोल फॉर द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डन। लीजिए, ये हमारा हो गया कम्युनिकेशन। एक बार फिर से रिपीट कराता हूँ। विद हुम? आइडेंटिफाइड एप्रोप्रिएट पर्सन। सब ग्रुप से कम्युनिकेट कर लिया, चेक करो गवर्निंग बॉडी को भी कम्युनिकेट करना है क्या। सारे ही TCWG वाले मैनेजमेंट से उठ के आए हुए हैं, तो इंश्योर करो एडिक्वेट इंफॉर्मेशन पहुंच रही है किनके पास? टू दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या है? मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड। कितनी बातें कम्युनिकेट करनी है? कम ऑन टेल मी। 4। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बलवीर जाग रहे हो ना? बलवीर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग, एंड इंडिपेंडेंस। ओके, चारों बातें एक बार दोबारा बोल दो। कम ऑन। सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग क्या होगा, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स क्या है, और इंडिपेंडेंस क्या है। अच्छा जी, इधर देखिए, सबसे पहली बात मैं बात करता हूं प्लान स्कोप एंड टाइमिंग में एक वर्ड और ऐड कर दो, वी विल इंक्लूड सिग्निफिकेंट रिस्क देयर। ऑडिटर इंडिपेंडेंस हम लोग किसके केस में कम्युनिकेट करेंगे? लिस्टेड एंटिटीज के केस में कम्युनिकेट करेंगे। यहां पे बच्चों टॉपिक एक उठ जाता है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग का, लेकिन पहले आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कुछ बातें बता दूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी सिंपल। ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो प्रिपेयर करी है मैनेजमेंट ने विद द ओवरसाइट ऑफ TCWG। एंड ऑडिटर का ये ओपिनियन TCWG को रिलीव नहीं करता। आ जाओ, अब चलते हैं सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स पढ़ने के लिए। अगेन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। डिस्कस द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स दैट शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर विद द TCWG।
एज पर एस से 260। तो अब सबसे पहले हम क्या बताएंगे, आपके अकाउंट्स की क्वालिटी, अकाउंटिंग एस्टीमेट, अकाउंटिंग पॉलिसी एटसेट्रा के बारे में हम लोग यहाँ पे लिख के आ जाएंगे। देन उसके बाद हमें सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी क्या हुई, एंड ये दोनों केसेस हम लोग तभी कम्युनिकेट करेंगे जब टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट डिफरेंट है। अगर दोनों सेम है तो हमें ये कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी चीजें, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो ऑडिट के दौरान आए, और साथ साथ में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो मैनेजमेंट से मांग रहे हैं। ओके, सर्कमस्टेंसेस जिसका इंपैक्ट किस पे आता है, फॉर्मेट एंड कंटेंट किस पे आता है, फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट पे आता है। कनेक्शन याद करें 210 में हम लोग जब एंगेजमेंट लेटर का कंटेंट देखते हैं, हम वहां पे लिख के आते हैं कि एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट क्या होने वाला है और कुछ सर्कमस्टांसेस में डिफर कर सकता है। पॉइंट 1 कनेक्शन याद रखें, SS 700 आपको फॉर्मेट और कंटेंट बताता है। कनेक्शन, अगर आपके पास कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो आप पहले मैनेजमेंट के पास जाते हैं, वहां से टीसीडब्ल्यूजी के पास जाते हैं और फिर जाके मॉडिफिकेशन करते हैं। तो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के पास जाते हैं 450, मॉडिफिकेशन करते हैं 705। ओके, देन लास्ट पॉइंट, एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर, जो अगेन फिर से बहुत रेलेवेंट है, बार बार बोला है हमने, जो ऑडिटर को लगता है इंपॉर्टेंट है किसके लिए, टीसीडब्ल्यूजी के लिए, अपनी कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। एक बार दोबारा रिवाइज कराऊंगा, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, एवरीवन सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स कितनी है हमारे पास, 6। आपको क्वेश्चन में कितनी लिखी हुई मिलेंगी, 5, क्योंकि ये दोनों हम वहां पे मिक्स कर देते हैं। सबसे पहले क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, significant matter and written representation if TCWG and management are not completely same. Okay, then circumstances having impact on form and content of the audit report and any other significant matter जो auditor को लगता है necessary है for the responsibility of TCWG of overseeing the financial reporting process। लीजिए, then इसके बाद हमने ये पढ़ लिया था, ये हमारा complete हो गया था। ये हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। मैटर्स टू बी कम्युनिकेट में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग कुछ था नहीं, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स पढ़ ली। ऑडिटर इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। ऑडिटर अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में कम्युनिकेट कब करता है, लिस्टेड एंटिटी के केस में करता है। क्या ऑडिट कमेटी आपसे जस्टिफिकेशन मांग सकती है आपकी इंडिपेंडेंस को लेकर लिस्टेड एंटिटी के केस में, आंसर इज यस। क्या क्या कम्युनिकेट करना है, एंगेजमेंट टीम, अदर्स, द फर्म, द नेटवर्क फर्म have complied with the ethical requirement related to independence। इस बात को लेके एक स्टेटमेंट दे देगा ऑडिटर। सर दोबारा से लिख दो, हाँ ये देखो, स्टेटमेंट देगा ऑडिटर, देगा किस बात को लेके स्टेटमेंट देगा, एंगेजमेंट टीम, अदर्स एंड फर्म एंड नेटवर्क फर्म कंप्लाइज विद द एथिकल रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस। शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। ओके, इसी के साथ साथ वो 2 बातें और बोलेगा, क्या, ऑल रिलेशनशिप कंसिडर्ड एंड आइडेंटिफाइड, सेफगार्ड्स टेकन। अब इसको फैला के कैसे बोलना है वो हमने अभी आपके सामने एक क्वेश्चन कवर किया था शैली गोयल वाला, उसको आप लोग एक बार रीड कर सकते हैं, यहां से आपको पता चल जाएगा। तो रिलेशनशिप में आप बेसिकली बता देंगे कि भाई जिसके भी इंपैक्ट आ सकता था, फॉर एग्जांपल टोटल फीस कितनी चार्ज कर रहे हैं, उस फीस से कोई इंपैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमने सारी फीस जो है वो कंसिडर कर ली है। सारे रिलेशनशिप चाहे वो नॉन ऑडिट सर्विस हैं या आपके कॉम्पोनेंट को कोई सर्विस जा रही है, वो सारी चीज़ें हमने कंसिडर कर ली हैं। ओके, लीजिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। देन लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिकेशन प्रोसेस। बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था। इसमें आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे फैक्टर्स इफेक्टिंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एवरीवन प्लीज फोकस। नंबर 1, सबसे पहले ऑडिटर का काम है कि भाई कम्युनिकेशन प्रोसेस को इस्टेब्लिश करे, यानी कि फॉर्मेट, टाइमिंग और एक्सपेक्टेड जनरल कंटेंट जो है वो बता दे कि भाई हम लोग किस बारे में जो है बात करने वाले हैं। फिर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइड करे, और हमने उसमें क्या पढ़ा था कि रिटर्न में कम्युनिकेट करना है, और याद रखें सारे मैटर्स कम्युनिकेट नहीं करने हैं। इंडिपेंडेंस का कम्युनिकेशन होगा, उसमें हमारी एक्सपर्टीज है। इंडिपेंडेंस को लेके एक स्टेटमेंट जाएगी और रिलेशनशिप की बात करेंगे, सेफगार्ड की बात करेंगे। टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ टाइमली बेसिस पे बोल दिया। एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, जरा ध्यान से सुनिएगा। ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, और अगर नहीं है तो वो इसका इंपैक्ट देखेगा कहाँ पे, अपने रोमम पे और अपनी एबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पे। फिर से, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट वेदर ही इज एबल टू एस्टैब्लिश और वेदर देयर एग्जिस्ट अ 2-वे कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑडिटर एंड TCWG, and if that process is not there, if that communication is not there, then he should consider the impact of same thing on his risk of material misstatement and the ability to obtain sufficient and appropriate audit evidence। Very important, भूलिएगा मत, याद रखेंगे, बोलिए।
लीजिए फिर से एक बार ऊपर से पढ़ते हुए आते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपको क्या बोला जा रहा है, आपको 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो एस्टैब्लिश करना है, वो हमें पता है। सबसे पहले उसे देखना है फॉर्म, टाइमिंग एंड एक्सपेक्टेड जनरल कंटेंट क्या होगा। राइटिंग में कम्युनिकेट करें, हर बात कम्युनिकेट ना करें। इंडिपेंडेंस कम्युनिकेट करें, टाइमली बेसिस पे कम्युनिकेट करें। इस पार्ट को याद रखें कि आपने देखना है कि 2 वे कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है तो ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रोमम पे इंपैक्ट देखें और एबिलिटी टू ऑब्टेन SAAE पे उसका इंपैक्ट देखें। नाउ द लास्ट टॉपिक वी कवर्ड इन दिस सेशन वाज फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आएगा क्वेश्चन में तो भाई साहब आप लोगों के फुल मार्क्स इसके अंदर आने चाहिए। वैसे कुल मिला के 8 हैं, हमने 6 याद कर लिए। पहली बात तो फॉर्मेट का मतलब ध्यान में रखें, रिटन, ओरल, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, डिटेल, समरी। अब किन किन का इंपैक्ट आता है इस बातों पे जरा देखिए। सबसे पहली बात, 2 हमने क्या बना लिए थे, मैटर से रिलेटेड। 3 हमने क्या बना लिए थे, एंटिटी से रिलेटेड। और 1 अकेला रह गया था जो मैटर से रिलेटेड थे। इंपॉर्टेंस ऑफ द मैटर एज फार एज इंक्लूजन इन रिपोर्ट इज कंसिडर्ड, रेजोल्यूशन ऑफ द मैटर रिपोर्ट में कंसिडर होगा भाई साहब। इसको तो हम लोग राइटिंग में, डिटेल में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कम्युनिकेट करेंगे। ओके, रिजॉल्व हो गया है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद एंटिटी का साइज, एंटिटी के TCWG की एक्सपेक्टेशन और एंटिटी के साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से लॉ की रिक्वायरमेंट। कम ऑन, एंटिटी का साइज, लॉ की रिक्वायरमेंट, TCWG की एक्सपेक्टेशन और आखिरी चेंज इन गवर्निंग बॉडी। दैट्स इट, दैट्स इट। यस 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 आंचल, बस दैट्स इट, खत्म हो गए। हाँ जी, इजी। लीजिए, तो ये हो गए बच्चों हमारे आज के सेशन की पूरी रिवीजन। हमने क्वेश्चन नंबर 18 करा क्लास में, क्वेश्चन नंबर 19 करा। आपसे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन थे, प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। ओके, डन। आज की क्लास में खासा डिफिकल्टी थी इंटरनेट को लेके, बट आप लोगों ने साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। बाय बाय। चलिए जी, तो एस्से 260 को हम लोग फिनिश करते हैं। और एस्से 260 क्या बोलता था, बहुत सारी बातें बोलता था। आज हमने उसको क्लोज कर दिया। आज हमने पढ़ाई करनी शुरू करी कहाँ से, आज इस वाले सेशन में हमने देखा भाई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी क्या क्या आ सकती है ऑडिटर को, और वो क्या क्या डिफिकल्टीज के एग्जाम्पल हैं जो उसने कम्युनिकेट करने हैं। इसकी जननी याद है ना, जननी गंगोत्री याद है ना। मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड में सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स होते थे। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट था, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी थी, सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, एंड हमारे पास एक और चीज थी, रिटन रिप्रेजेंटेशन थी, और सर्कमस्टांसेस हैविंग इंपैक्ट ऑन द फॉर्मेट एंड कंटेंट था, और लास्ट में था एनी अदर मैटर। चलो वो भी रिवाइज करवा दिया। अब सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी क्या क्या हो सकती है, बहुत सिंपल मेरे साथ, इंफॉर्मेशन को लेके, टाइम को लेके, एफर्ट को लेके, रिस्ट्रिक्शन को लेके, और गोइंग कंसर्न की असेसमेंट को लेके। बस ऐसे ही बोलो, इंफॉर्मेशन को लेके, टाइम को लेके, एफर्ट को लेके, रिस्ट्रिक्शन को लेके, और गोइंग कंसर्न की असेसमेंट को लेके। 5 बातें याद करनी है, दैट्स इट। क्या मैंने स्टैंडर्ड से रिलेट करा दिया था? हाँ, इंफॉर्मेशन 200-210 में हमें इंफॉर्मेशन का प्रॉमिस किया गया था, उसको लेके डिफिकल्टी आ रही है। टाइम 210 आइला, टाइमलेस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। एफर्ट एसए 500, रिस्ट्रिक्शन एसए 315 से लेट कर दिया था हमने कि भाई इंटरनल कंट्रोल को एक्सेस नहीं करने दिया जा रहा है। 570 ये तो अपने आप ही क्लियर है। असेसमेंट किस चीज़ को लेके? असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट फॉर एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न को लेके मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू make or extend that particular assessment. And always remember, these significant difficulties can lead to scope limitation, which can ultimately lead to modification in the auditor's opinion. Done? आ जाओ नेक्स्ट पे चलते बच्चों। सिग्निफिकेंट मैटर्स, सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या है जरा फोकस करिएगा। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये भी वहीं से निकल के आ रहे हैं। सिग्निफिकेंट मैटर, मैनेजमेंट TCWG सेम है तो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अदरवाइज कम्युनिकेट करेंगे। क्या क्या? इवेंट और ट्रांजेक्शन, बिजनेस कंडीशन, चाइना वाली चमगादड़ खा लिया, देन मैनेजमेंट कंसल्टेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड डिसएग्रीमेंट विद दी मैनेजमेंट। आओ पांचों रिपीट कर दें। इवेंट्स और ट्रांजैक्शन, बिजनेस खरीद लिया, बिजनेस बेच लिया, कॉम्पिटिटर ने कुछ और कर दिया, 2 कॉम्पिटिटर के बीच में मर्जर हो गया, ये सब इवेंट, ट्रांजैक्शन और बिजनेस कंडीशन के एग्जांपल्स हैं। देन मैनेजमेंट की कंसल्टेशन किसके साथ? मैनेजमेंट की कंसल्टेशन अकाउंटेंट के साथ। वहां से क्या पता चल सकता है? डिसएग्रीमेंट्स पता चल सकते हैं अकाउंटेंट के साथ। अगर कोई डिसएग्रीमेंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को लेके, स्पेसिफिकली रेवेन्यू रिकग्निशन को लेके, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेके अगर कोई डिसएग्रीमेंट थे मैनेजमेंट के अपने कंसल्टेंट के साथ, तो वो हाईलाइट हो सकते हैं। ओके, एंड दैट इज अ सिग्निफिकेंट मैटर दैट नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड टू TCWG। देन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर को लेके, जब मैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बोलता हूँ सब निकाल लो। अपॉइंटमेंट हो गया, रीअपॉइंटमेंट हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया, अदर ऑडिट असाइनमेंट्स हो गए, राइट, स्कोप हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड फाइनली डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट एक्सेप्ट दोज विच आर रिजॉल्व। हाँ जी, विच आर रिजॉल्व आफ्टर प्रॉपर इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? बोलिए।
तो एक बार दोबारा से रिपीट करो, सिग्निफिकेंट मैटर क्या क्या? इवेंट और ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, बिजनेस कंडीशन हो सकती है, मैनेजमेंट की कंसल्टेशन विद द अकाउंटिंग कंसल्टेंट और अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा हो सकते हैं, देन ऑडिटर हो गया, एंड फाइनली डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट। लीजिए आखिरी पॉइंट, ये तो बहुत, ये सबसे ज़्यादा आसान था और इस पर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, देख लेना। ये भी वहीं से निकल रहा है। इन सब की जननी कहाँ है बेटा? सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एक बार दोबारा रिवाइज करा दो इसी बात पे। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट था, कम ऑन। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज थी, पढ़ ली। सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, पढ़ लिए, कम ऑन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डिटेल था नहीं हमारे पास। एंड उसके बाद आता था सर्कमस्टांसेस दैट मे हैव एन इंपैक्ट ऑन द फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। भूमिका कैसे बनाओगे? भूमिका याद है? भूमिका याद है? एज पर एस 210 ऑडिटर मस्ट have an agreement on terms of audit engagement with management or TCWG as may be appropriate. Such terms of audit engagement must be reduced to writing, must be in writing, in audit engagement letter or other suitable form of written agreement. क्या बोलती पब्लिक? come on. अच्छा जी. And that written agreement must contain inter alia what? यानी कि अमंग अदर थिंग्स इट मस्ट कंटेन। वैसे तो आपको रिवाइज भी करा देता हूँ यहीं पे 210 में बच्चों क्या क्या लिखा होता था कंटेंट में? हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एंड एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट टू बी इशूड। दक्ष साथ में रहो। एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट टू बी इशूड एंड अ स्टेटमेंट दैट दिस में वेरी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कम ऑन। अब हम वही सर्कमस्टांसेस पे चर्चा करने जा रहे हैं, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस द फॉर्मेट एंड कंटेंट में डिफर। ये तो पूरी हमारी भूमिका बन गई जो हमने भी डिस्कस किया। कम ऑन, बोल दो। ओके देन उसके बाद वो सर्कमस्टांसेस क्या है? ये तो और भी आसान। 700 वाली सीरीज में से एक 700 हटा दो, एक 710 हटा दो, यानी कि 701 की ऑडिट मैटर, 705 मॉडिफिकेशन, 706 एडिशनल कम्युनिकेशन इन फॉर्म ऑफ ईओएम और अदर मैटर पैराग्राफ। ठीक है जी। और क्या रह गया? 720 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अदर इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है, अगर उसमें अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं तो हम लोग फिर से भाई साहब इंपैक्ट लेके आने वाले हैं अपनी रिपोर्ट पे। कम ऑन। एंड आखिरी में 570 किससे डील करता है? मटीरियल अनसर्टेनिटी। इफ देयर एग्जिस्ट अ मटीरियल अनसर्टेनिटी विच में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, राइट? तो भाई हमारे पास 570 की रिपोर्टिंग एक्टिवेट हो जाती है। बोल दो हाँ के ना। ओके तो ये है फॉर्मेट और कंटेंट के एग्जांपल। अब ऐसे सर्कमस्टांस में ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी के पास पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट भेजेगा, डिस्कशन करेगा कि ये मैटर को कैसे एड्रेस करना है हमने ऑडिट रिपोर्ट में। सच बताऊं तो मन कर रहा है यहाँ पे आपको एसए 450 का रेफरेंस और दे दूं, क्योंकि अल्टीमेटली 450 में भी हम लोग मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स लेके जाते हैं और वो ठीक नहीं होती हैं, तो फिर टीसीडब्ल्यूजी को हम लोग जरूर बताते हैं कि इसका हमारी रिपोर्ट पर क्या इंपैक्ट जो है वो आने वाला है। डन? पक्का पक्का? यस यस यस। इसके बाद हमारे पास छोटी सी पार्ट था डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में तो कुछ बताया नहीं आपको। डॉक्यूमेंटेशन में ये बोला अगर ओरल कम्युनिकेशन हुआ है तो आप लोग इसकी रिटर्न कम्युनिकेशन कर लीजिए, यानी कि इसकी रिटर्न डिटेल बना लीजिए कि किससे कम्युनिकेट हुआ था, कब कम्युनिकेट हुआ था। अगर रिटर्न कम्युनिकेशन हुआ है तो उसकी कॉपी अपने पास रिटेन कर लीजिए। ईजी ईजी पीजी। यस सर सुपर ईजी। चलिए जी, तो अब हमारा एसए 260 होता है समाप्त और हमारी 260 की क्लास भी होती है समाप्त। ओके चलो आ जाओ। चलिए जी, एसए 299 की रिवीजन करते हैं जल्दी से। 299 के अंदर बच्चों क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहली बात 299 डील किससे करता है? ज्वाइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील करता है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड के, जो कि आपने देखा कहीं भी क्वेश्चन आंसर में यूज नहीं हुआ है, याद है ना? फिर भी हम लोग इसको एक बार रीड कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रिंसिपल्स बताएगा ज्वाइंट ऑडिटर्स को क्या फॉलो करने चाहिए। यूनिफॉर्म अप्रोच बताएगा फॉर ज्वाइंट ऑडिट। वर्क एरिया को आइडेंटिफाई करने में, कवरेज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, और साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा ज्वाइंट ऑडिटर्स की। फिर बोल दूं, एक बार और बोल देता हूं, लेकिन याद रखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए बेसिक आइडिया। ऐसे 299 प्रिंसिपल्स बताता है ज्वाइंट ऑडिटर्स को जो फॉलो करने हैं। यूनिफॉर्म अप्रोच सेट करता है, आइडेंटिफाई करवाता है वर्क और कवरेज को, आइडेंटिफाई करवाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। नाउ ज्वाइंट ऑडिटर क्या होता है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दो या दो से ज़्यादा ऑडिटर्स ऑडिट करें तो ज्वाइंट ऑडिट बन जाता है, और ऐसे ऑडिटर्स को हम लोग ज्वाइंट ऑडिटर बुला देते हैं। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई ज्वाइंट ऑडिट में होता क्या क्या है। देखो होगा तो वही जो भाई रेगुलर ऑडिट में होता है। पहले हम बोलेंगे प्लानिंग में हम लोग क्या बोलेंगे भाई? एंगेजमेंट पार्टनर और की
जो मेंबर्स होते हैं हर जॉइंट ऑडिट टीम के, वो इन्वॉल्व होने चाहिए प्लानिंग में। फिर हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में आप लोगों को बचपन से याद है क्या इन्वॉल्व होता है? स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। कोई इंटरमीडिएट का बच्चा ये वीडियो देखेगा ना, मजाक उड़ा देगा, फाइनल वालों ये पढ़ रहे हो तुम लोग? ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था। फेल नहीं होना है फाइनल में, अच्छे नंबर लेके आने हैं ऑडिट में, ठीक है ना? बहुत आसान सिलेबस है, बस देखने का नजरिया है, समय देना है थोड़ा सा। आओ देन इसके बाद बच्चों ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ज्वाइंट ऑडिट प्लान इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या डरना है इससे? नहीं। ये इंटरमीडिएट का कौन सा टॉपिक है? ये इंटरमीडिएट का वो वाला टॉपिक है भाई, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग ऑडिट स्ट्रेटजी। CSROETE, PEAOE एंड लास्ट में क्या आता था? NETM ऑफ रिसोर्सेज। वेरी गुड, वेरी गुड ज्योतिका, वेरी गुड। हाँ जी, CSROETE, PEAOE एंड लास्ट में आता था हमारे पास NETM ऑफ रिसोर्सेज। सर फुल फॉर्म भी बता दो, नहीं तो रिवीजन वाले नाराज हो जाएंगे। CS हमें क्या देखना होता था? करेक्टरिस्टिक एंड स्कोप। RO रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइमलाइन। ETE फैक्टर्स which helps in determining where we are going to apply the significant engagement team efforts. Okay, CSROET, PAOE preliminary engagement activity and other engagement activity. अब जरा वो चार्ट दिमाग में ले आओ। SA 300 जो प्लानिंग का है उसमें मेजरली दो बातें होती हैं। कौन कौन सी बातें होती हैं? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, प्लानिंग एक्टिविटी। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में कितनी बातें होती हैं? 3 बातें होती हैं, 220, 220, 210। 220 में हम लोग मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी चेक करते हैं। मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी चेक करने के बाद अपनी कॉम्पिटेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट जो है वो चेक करते हैं। और 210 में वी मेक इट श्योर दैट वी एंड मैनेजमेंट आर ऑन द सेम पेज as far as terms of audit engagement are concerned. We do agreement on the terms of audit engagement. Done? अच्छा जी। देन प्लानिंग एक्टिविटी में ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रैटेजी होता था। स्ट्रैटेजी के अंदर STD, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन आता था। उसी में ये हमारे पास CSROETE, PAOE एंड NETM ऑफ रिसोर्सेज आता था। ऑडिट प्लान में याद रखे क्या आता था? NET ऑफ रैप, NET ऑफ फैप, OAP, नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। डन। ये मैंने आपको बोनस रिवीजन करा दिया, 300 का छोटा सा पार्ट। अच्छा, अब वापस आते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास भाई क्या क्या होगा इसके अंदर? आइडेंटिफाइंग दी ऑडिट एरियाज, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप। हर जॉइंट ऑडिटर क्या करने वाला है? अपना स्कोप डिफाइन कर लेगा कि मैं क्या क्या काम करने वाला हूँ। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, CSRO में हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि हमारा टाइमिंग क्या रहने वाला है, हमारे कम्युनिकेशंस कैसे रहने वाले हैं। देन एंगेजमेंट टीम एफर्ट, तो वी ऑलवेज कंसिडर सिग्निफिकेंट फैक्टर्स जो हमारे एंगेजमेंट टीम एफर्ट पे इंपैक्ट डालने वाले। एग्जांपल, एंगेजमेंट टीम एफर्ट रेवेन्यू में बहुत जाएगा, क्योंकि इस कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं और उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है या कॉम्प्लेक्स है। ओके, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, और साथ साथ में अगर और किसी एंगेजमेंट में आपने काम किया है इस कंपनी के साथ तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे जॉइंट ऑडिट प्लान में। देन रिसोर्सेज, आई होप ये क्लियर है। NETM ऑफ रिसोर्सेज, नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। नेचर, कैसे लोग चाहिए, एक्सपीरियंस या फ्रेशर। एक्सटेंट, ज़्यादा या कम। टाइमिंग, इंटरिम पीरियड या ईयर एंड। मैनेजमेंट यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन फ्री में बता रहा हूँ। मैनेजमेंट में कैसे इन रिसोर्सेज का डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू होगा, कैसे इन रिसोर्सेज की ब्रीफिंग होगी, डीब्रीफिंग होगी। डन। आ जाइए। देन ये तो कुछ है ही नहीं बच्चों। इसके बाद क्या बच गया हमारे पास? रिस्क असेसमेंट करना है, आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मैनेजमेंट स्टेटमेंट 315, एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बनाने हैं टू द असेस्ड रिस्क 330। फिर कॉमन एंगेजमेंट लेटर, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कॉमन एंगेजमेंट लेटर और मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर्स यानी कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कॉमन ले लेंगे, राइट। SA 210 एंड SA 580। लास्ट वाला डॉक्यूमेंट इज रेलेवेंट फॉर SA 299। हम लोग एक वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें अपना अपना काम लिखेंगे और उस पर साइन करके TCWG को कम्युनिकेट कर देंगे। इजी। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये भी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आ जाओ। देन एक आता है बच्चों हमारे पास ये वाला टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। इस पे जब भी आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो इस टॉपिक के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग जॉइंट ऑडिटर्स। याद रखिए जो काम डिवाइड हो गया उसके लिए तो इंडिविजुअल जॉइंट ऑडिटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एलोकेटेड वर्क। ओके, अच्छा अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। जो काम डिवाइड नहीं हुआ उसकी प्लानिंग के लिए सब रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन हम लोग क्या देखेंगे? एक बार क्वेश्चन बैंक में जाके वो लाइन आप लोगों को पढ़ा देता हूं, इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन वाली। एवरीवन प्लीज फोकस, इधर देखिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन लाइज विद द कंसर्न जॉइंट ऑडिटर। जैसे इस क्वेश्चन में था हमारे पास जो है वो 4 जॉइंट ऑडिटर थे और एक वर्क था जो डिवाइड नहीं हुआ था। कौन सा? IT जनरल कंट्रोल्स वाला जो है वो डिवाइड नहीं हुआ था। इसकी प्लानिंग सब ने मिलकर करी थी और जब इसको टेस्टिंग करने की बारी आई तो भाई ये काम किसने किया था? DES ने किया था। तो टेस्टिंग, कंट्रोल ओवर बैच प्रोसेसिंग DES ने किया था। हु विल बी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल? DES विल बी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल।
ओके, और क्या चाहिए? तुम्हारा मास्टर क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा है रिवीजन वीडियो में, लोगों की बन नहीं रही है, हमारी क्वेश्चन के साथ बन रही है। नंबर चाहिए मुझे ऑडिट में, नंबर पास चाहिए मुझे लिखा हुआ, ठीक है ना? आ जाओ प्लीज़, आगे चलते हैं बच्चों। तो ये हो गई हमारी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने क्या देखा? अनडिवाइडेड वर्क, एग्जाम्पल साथ साथ अनडिवाइडेड वर्क, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि भाई हमने अपने एग्जाम्पल लिया था, कैश और बैंक जो है वो डिवाइड नहीं किया। डिसीजन रिगार्डिंग कॉमन ऑडिट एरियाज, इसका क्या था? मटेरियलिटी एंड गोइंग कंसर्न अजम्पशन का एग्जाम्पल। अग्रीड मैटर्स ब्रॉट टू नोटिस बाय वन ज्वाइंट ऑडिटर, ये क्या था? कम ऑन टेल में जल्दी बता दो। हमारा रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद तो बहुत सिंपल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट कंप्लाई विद द रेलेवेंट लॉ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एंड उसके बाद लास्ट में था ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी एज पर एसेज, मस्ट बी एज पर लॉ, मस्ट बी एज पर आईसीआई प्रोनाउंसमेंट। इसका क्वेश्चन आया हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल इसका क्वेश्चन आया हुआ है, बस इन्होंने 5 की जगह 6 बातें लिख दी है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लॉ से कंप्लाई करता है, दूसरा पीपीएफएस जो है वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है। कर लेंगे? बोलिए, आ जाइए, टेंशन लेने का ही नहीं है जीवन में। कम्युनिकेशन बच्चों याद रखिए, अगर आपको कोई मैटर मिलता है जो रेलेवेंट है किसी और जॉइंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, रिटर्न में कम्युनिकेट होना है, रिटर्न में कम्युनिकेट होना है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। ओके, स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज की अगर बात करें तो भाई हर जॉइंट ऑडिटर जो है वो क्या करता है? डिटरमाइन करता है अपने स्पेसिफिक एरियाज में क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाने। बेसिकली स्पेसिफिक ऑडिट एरिया का रिस्क असेसमेंट से लेके ऑडिट प्रोसीजर और कंक्लूजन तक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है जिसका वो स्पेसिफिक एरिया है, जिसको वो काम एलोकेटेड है। डन? आइए, देन इसके बाद हम लोग चले गए थे अपनी किताब के अंदर, और यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वो ये है, कौन सा हमारे पास? रिपोर्टिंग वाला। रिपोर्टिंग वाला याद रखिए, जॉइंट ऑडिटर कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे, ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन डिसएग्रीमेंट के केस में वो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट भी इशू कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एक जॉइंट ऑडिटर क्या मेजॉरिटी के व्यू से बंधा हुआ है? आंसर इज नो, नहीं बंधा हुआ है। अगर वो अलग अलग रिपोर्ट इशू करते हैं तो याद रखिए, जो जॉइंट ऑडिटर्स की रिपोर्ट है उसमें रेफरेंस होना चाहिए सेपरेट रिपोर्ट का, और जो सेपरेट रिपोर्ट है उसमें रेफरेंस होना चाहिए जो बाकी जॉइंट ऑडिटर्स ने रिपोर्ट करी है उसका। और ये रेफरेंस हम लोग देंगे किसके माध्यम से? SS 706 में अदर मैटर पैराग्राफ जो पढ़ा जाता है उसके माध्यम से। याद रखिए, अदर मैटर पैराग्राफ रिपोर्ट में क्यों आता है? टू गेन द यूजर अटेंशन ऑन दी matters which are relevant for the users for understanding the audit related matters. Come on, yes or no? And which are not disclosed in the financial statement. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चीज डिस्क्लोज्ड है और वो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है तो उसके लिए कौन सा पैराग्राफ यूज करते हैं? EOM पैराग्राफ यूज करते हैं। ओके, कुछ बालक ऐसे हो गए वो पता लगा लेते क्वेश्चन क्या पूछेगा अभी और आंसर पहले दे देते हैं। ठीक है, चलेगा, इतना प्यार होना चाहिए। हाँ जी, क्या ये पैराग्राफ क्लियर है रिपोर्टिंग वाला? जल्दी बोलो। दूसरी बात, वर्क ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर्स। बच्चों क्या मैं एज्यूम कर लूं कि मेरे साथ वाले जॉइंट ऑडिटर ने काम जो है वो किया है इन अकॉर्डेंस विद द एसेज इशूड बाय आईसीआई? आंसर इज यस। इसको हम यहां से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो कहीं तो था ये वाला पार्ट जो हमने अच्छे से पढ़ा था। हाँ, ये देखो, ये बहुत कॉमन है कि आप एज्यूम कर सकते हैं कि भाई सामने वाले ने काम किया इन अकॉर्डेंस विद एसेज। ये आपके लिए नेसेसरी नहीं है कि आप लोग रिव्यू करें वर्क परफॉर्म बाय अदर जॉइंट ऑडिटर, राइट? हर जॉइंट ऑडिटर का एक काम और है, हर जॉइंट ऑडिटर से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, एंटाइटल टू एज्यूम, कि दूसरे वाले को अगर कुछ भी मिला था मेरे काम से रिलेटेड तो वो मेरे पास उसने नोटिस में ले आया था। फिर से, ईच जॉइंट ऑडिटर एंटाइटल टू एज्यूम दैट द अदर जॉइंट ऑडिटर हैव बॉट टू सेट जॉइंट ऑडिटर्स नोटिस any departure from applicable FRF or significant information that are relevant for their responsibility notice in the course of audit. याद रखिए, अपनी रिपोर्ट इशू करने से पहले क्या कर लेना चाहिए? डिस्कस और कम्युनिकेट कर लेना चाहिए अपने कंक्लूजन को बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड। डन एवरीवन, प्लीज, पक्का? अच्छा जी, देन ब्रांचेस के केस में हमने एक बात एक्स्ट्रा पढ़ ली है। क्या बच्चों SA 299 600 को एड्रेस करता है? नहीं भाई, 600 होता है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। वहाँ पे एक प्रिंसिपल ऑडिटर होगा जो कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करेगा। हाँ, ब्रांच की ऑडिट रिपोर्ट को वो चेक कर सकता है और उसको भी अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकता है, वो हम 600 में पढ़ेंगे। लेकिन ज्वाइंट ऑडिटर अगर ब्रांच का ऑडिटर है तो आपको उसके काम को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। बेसिक डिफरेंस समझ लो अपने एग्जाम के लिए। ज्वाइंट ऑडिट में भाई ऑडिट रिपोर्ट पे दोनों ऑडिटर के साइन होने हैं, लेकिन 600 में प्रिंसिपल ऑडिटर के साइन होने हैं। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना? यस। आइए लीजिए, कम्युनिकेशन विद दोस्त विद गवर्नेंस, ये तो ज़बरदस्ती की बातें हैं। 705 और 706 के हिसाब से आपको अपने
वर्डिंग और सर्कमस्टांसेस कम्युनिकेट करने हैं। 705 अगर आप मॉडिफाई करने जा रहे हैं तो आपको मॉडिफिकेशन के सर्कमस्टांसेस, मॉडिफिकेशन की वर्डिंग जो है आप लोगों को कम्युनिकेट करनी है टीसीडब्ल्यूजी को। ईओएम ओएम डालने जा रहे हैं तो आपको ईओएम के सर्कमस्टांसेस, ओएम के सर्कमस्टांसेस और साथ साथ में उसकी वर्डिंग जो है वो कम्युनिकेट करनी है टीसीडब्ल्यूजी को। बोलो भारत माता की जय। डन? यस सर, डन 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 डन। ओके, चलिए आगे चलते हैं और कुछ बातचीत करते हैं आप लोगों से। आ जाओ। चलिए जी, तो आज हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, 402 के फर्स्ट सेशन की रिवीजन करने वाले हैं। 402 किससे डील करता है? ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इसे अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो इस फ्लो को समझिए। आप हैं ए, दैट इज ऑडिटर, ये है आपका क्लाइंट, और इस क्लाइंट ने अपनी कुछ सर्विसेज आउटसोर्स कर रखी हैं किसी और को, और वो ऐसी सर्विसेज हैं जो रेलेवेंट हैं इस क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। जैसे ये हुआ सारे नाम बदल दो, अब आप ऑडिटर नहीं रहे, अब आपको क्या बुलाएंगे? यूजर ऑडिटर। अब ये एंटिटी नहीं रही, इसको क्या बुलाएंगे? यूजर एंटिटी। अब याद रखिए, जिसको आउटसोर्स किया उसे क्या बुलाएंगे? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बुलाएंगे। ओके, अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या ये यूजर एंटिटी आउटसोर्स सर्विसेज पे कुछ कंट्रोल लगाने चाहिए इस यूजर एंटिटी को? कम ऑन, यस और नो? आंसर इज यस। इवन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी एक्सपेक्ट करती है कि यूजर एंटिटी जो सर्विस आउटसोर्स कर रही है उस पर कुछ कंट्रोल लगाएगी, और उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल। दीज आर दी कंट्रोल्स एक्सपेक्टेड बाय एसओ फ्रॉम यूई। इज दैट क्लियर? बोलिए। अच्छा जी, इसके बाद अब यूजर ऑडिटर को भाई कहीं भी चले जाओ, ऑडिट में दो काम तो करना ही है। 315, 330, दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट। 330 डैप फैप क्या है? डिजाइन एंड परफॉर्म दी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर विच आर रिस्पॉन्सिव टू दी आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड रिस्क। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, वही काम यहां पे भी करने हैं। 402 is nothing but extension or expansion of 315 and 330 in case of clients who have outsourced services to the service organization and which are relevant for the financial statement. तो यहां पे भी यूजर ऑडिटर क्या करेगा? यूजर ऑडिटर जो है वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट करना। उसके लिए उसे आईसी को समझना पड़ेगा, और इस बार उसे आईसी ऑफ एसओ को भी समझना पड़ सकता है। पहली वो कोशिश क्या करेगा? पहली कोशिश वो ये करेगा कि भाई वो सर्विसेज को समझ ले, किस तरह की सर्विसेज जो हैं वो आउटसोर्स की गई हैं, क्या वो सर्विसेज सफिशिएंट है फॉर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट, क्या वो अंडरस्टैंडिंग सफिशिएंट है। और उन सर्विसेज को समझने के लिए उसे चार बातों का ध्यान रखना है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी कोशिश उसकी क्या होगी? वो कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल को समझ ले, राइट। इन दोनों के बाद वो कंक्लूड करेगा वेदर ही इज एबल टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट। कम ऑन, बोलिए हाँ के ना। If he is able to identify and assess the risk of multiple misstatement, very good. If no, now he will get 4 options. अभी वो 4 ऑप्शंस पे हम लोग बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। ऑडिटर को देखना है वेदर ऑडिटर इज एबल टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट, और उसके लिए वो क्या करेगा? वो देखेगा ही विल अंडरस्टैंड द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एसओ एंड इफेक्ट ऑफ यूजर एंटिटी, इफेक्ट ऑन द यूजर एंटिटीज आईसी। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल को समझने की कोशिश करेगा। इफ येस तो बहुत बढ़िया, उसे कोई T1 T2 रिपोर्ट नहीं चाहिए, कोई आगे प्रोसेस नहीं करना है। इफ नो, उसे T1 T2 रिपोर्ट चाहिए हो सकती है, और भी 3 ऑप्शन है। कॉन्टैक्ट कर सकता है, विजिट कर सकता है, किसी और को अपॉइंट कर सकता है। कॉन्टैक्ट कर सकता है, विजिट कर सकता है, किसी और को अपॉइंट कर सकता है। T1 T2 में जल्दी से डिफरेंस समझ लीजिए। T1 में डिस्क्रिप्शन और डिजाइन होता है आईसी का, T2 में डिस्क्रिप्शन, डिजाइन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ आईसी होती है एसओ की। यहां भी एसओ का आईसी है, बस 2 चीजें हैं, और यहां पे डिस्क्रिप्शन डिजाइन के साथ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे भी कमेंट मिलने वाला है। अभी जो T1 T2 की रिपोर्ट आती है, ये जो ऑडिटर देने वाला है वो क्या एसए फॉलो करेगा? नहीं, वो एसएई फॉलो करेगा। ये भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी गई थी। स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट फॉलो करने वाला है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कंट्रोल्स एट एसएसओ, 2 तरह की रिपोर्ट आ सकती है, इंक्लूसिव एंड कार्व आउट मेथड। इंक्लूसिव मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि एसओ अपने कुछ काम को एसएसओ को आगे आउटसोर्स कर दे? आंसर इज यस, हो सकता है। तो अब एसएसओ के कंट्रोल्स या तो एसओ की रिपोर्ट में इंक्लूडेड हैं, हम बोल देंगे इंक्लूसिव मेथड है, या फिर वो एसओ की रिपोर्ट में इंक्लूडेड नहीं है, हम बोल देंगे ये कार्व आउट मेथड है। और कार्व आउट मेथड में याद रखिएगा अब 402 इंडिपेंडेंटली अप्लाई होने वाला है ऑन एसएसओ सर्विसेज। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। अच्छा जी, लीजिए। क्या अब इंडिविजुअली अप्लाई होने वाले का मतलब क्या? भाई वही यूजर ऑडिटर जो है वो अंडरस्टैंड करेगा सर्विसेज को, और उसके बाद जो है इंटरनल कंट्रोल को, और T1 T2 की रिक्वायरमेंट लगेगी तो वो करेगा, विजिट करेगा, कॉन्टैक्ट करेगा, किसी और को हायर कर लेगा। फ्लो याद है पूरा का पूरा? पहले तो मैं सर्विसेज और आईसी को समझने के बाद ही आईए रोमम करने की कोशिश करूंगा। नहीं हो पाया तो मेरे पास 4 ऑप्शन है, T1 T2, कॉन्टैक्ट, विजिट और अपॉइंट। चलिए आ जाइए। याद रखें
नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म बाय यूजर ऑडिटर किस बात पे डिपेंड करता है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दी सर्विसेज जो यूजर एंटिटी ले रही है, और साथ साथ में उनका रेलेवेंस मेरे ऑडिट के लिए क्या है। जेनरिक लाइन थी, कोई बहुत ज़्यादा एज सच आपको घबराने की जरूरत नहीं इस लाइन को लेके। नाउ ऐसे 402 दो बातों पे बात करता है, 315 330, अंडरस्टैंडिंग, दैट इज अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मिडल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इट्स इंटरनल कंट्रोल, और दूसरा 330 यानी कि डैप फैप, डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग दी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ध्यान से सुनिएगा, अंडरस्टैंड, मुझे आप एक बार बताओ, आपको आईए रोमम के लिए एक एंटिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ता है? हाँ। अब क्योंकि आउटसोर्स कर रखा है तो आपको सर्विसेज की भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी जो आउटसोर्स कर रखी है। हाँ, सर्विसेज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए चार बातें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या क्या समझना पड़ेगा? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दी सर्विसेज। शॉप स्मार्ट और फास्ट शिप का एग्जांपल याद है? शॉप स्मार्ट और फास्ट शिप, आप लोगों को नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस समझना पड़ेगा, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन समझना पड़ेगा, दो जिसमें एक जान तो बनकर नहीं बैठे हैं, यानी कि डिग्री ऑफ इंटरैक्शन समझना पड़ेगा, जैसे कि शॉप स्मार्ट और फास्ट शिप में हाई इंटरैक्शन था। देन रिलेशनशिप ऑफ यूजर एंटिटी एंड एसओवी समझना पड़ेगा, किस तरह का रिलेशनशिप है, कॉन्ट्रैक्ट है, एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, रिलेटेड पार्टी एटसेट्रा तो नहीं है। डन। इन चार बातों से आपको क्या समझ आ जाएगा? आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस समझ में आ जाएगा। आप लोग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी में आपको हेल्प मिलेगी। देन क्या आप लोगों को इंटरनल कंट्रोल भी समझना पड़ता है? कम ऑन, क्या आप लोगों को इंटरनल कंट्रोल भी समझना पड़ता है आईए रोमम करने के लिए? आंसर इज यस। अब यहां पे एडिशनली आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल को भी समझना पड़ेगा, और इट विल हैव टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल बाय यूजर एंटिटी इन रिलेशन टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय एसओ। याद है, अगर मैं आपको पेरोल प्रोसेसिंग का काम आउटसोर्स कर रहा हूं, ध्यान से, क्या मैं उस पर कुछ कंट्रोल्स रखूंगा? बिल्कुल रखूंगा। कौन से कंट्रोल्स रख सकता हूं? आ जाओ एग्जांपल दोबारा दिखा देता हूं। मेरे कंट्रोल्स ऐसे हो सकते हैं कि मैं रिव्यू कर रहा हूं, अप्रूव कर रहा हूं पेरोल डेटा को, आप जो रिपोर्ट दे रहे हो उनको अपने इंटरनल रिकॉर्ड से रिकंसाइल कर रहा हूं, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर रहा हूं एम्प्लॉय के डेटा की, और नोटिफाई कर रहा हूं कोई भी अगर एम्प्लॉय के स्टेटस में चेंज होता है। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल। क्या ऑडिटर इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा? आंसर इज यस। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस समझूंगा, इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूंगा, उसके बाद कंक्लूड करूंगा क्या आईए रोमम हो पाया? अगर हाँ, ऐसे 330 डैप फैप शुरू कर दूंगा। अगर ना, तो मुझे चार काम करने पड़ेंगे, चारों में से कोई भी एक काम कर सकता हूं। T1 T2 क्लियर है? T1 लेस कॉम्प्रिहेंसिव, T2 मोर कॉम्प्रिहेंसिव। T1 डिजाइन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ आईसी, T2 डिजाइन डिस्क्रिप्शन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ आईसी। अच्छा, कांटेक्ट कर सकता हूं मैं किसको? एसओ को वाया यूई, दैट इज यूजर एंटिटी। विजिट कर सकता हूं मैं एसओ को, एंड अनदर ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता हूं अगेन एसओ के कंट्रोल्स पे रिपोर्ट देने के लिए। इज दैट क्लियर? बोलिए, लीजिए। इसके बाद मैंने एक छोटा सा टॉपिक आपको बताया, फ्रॉड, नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट को लेके क्या गाइडेंस दी है 402 ने। तो ऑडिटर बोलेगा, ऑडिटर को सबसे पहले क्या करना है? इंक्वायर करना है मैनेजमेंट ऑफ यूई से, क्या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको रिपोर्ट किया कोई फ्रॉड, नॉन कंप्लायंस या अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट? और वो छोड़ो, क्या आप अवेयर हो, यूजर एंटिटीज अदरवाइज अवेयर ऑफ फ्रॉड, नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट? अगर ये सारी चीज़ें देख के उसे लगता है कि भाई हाँ, यहाँ तो गड़बड़ चल रही है, तो उसको अपना इंपैक्ट कंसिडर करना है एनईटी ऑफ ऐप पे 330, इफेक्ट ऑन कंक्लूजन रिपोर्ट 700, 701, 705, 706 पे। 700 फॉर्मेट एंड कंटेंट से डील करता है, 701 की ऑडिट मैटर से, 705 डील करता है मॉडिफिकेशन से, 706 डील करता है ईओएम ओएम से। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, रिवीजन वीडियो की स्पीड ठीक लग रही है? मुझे एक बार बताइए चैट में जल्दी से, रिवीजन वीडियो की स्पीड ओके है? आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप क्लास के बाद भी रिवाइज करते हैं, एक बार ऑफिस में रिवाइज कर लिया करो, राइट, और क्लास से पहले रिवाइज कर लोगे तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा, राइट। और ये रिवीजन वीडियोस में मैं एग्जांपल भी कुछ कुछ इसलिए बोल देता हूं ताकि आपको याद रह जाए एग्जाम में जब आप पढ़ रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें ढंग से क्लियर रहे। आइए, इसके बाद हमने एक छोटू सा टॉपिक और कवर किया। वो छोटू सा टॉपिक कौन सा था? इंपॉर्टेंट था, रिपोर्टिंग बाय द यूजर ऑडिटर। सुनिए मेरी बात को, अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, मॉडिफाई कर सकते हैं। यस, लैक ऑफ ऑडिट एविडेंस है तो हम लोग मॉडिफाई जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, याद रखिए क्या अनमॉडिफाइड ओपिनियन में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर को मैं मेंशन कर सकता हूं, एसओ के ऑडिटर को मैं मेंशन कर सकता हूं? आंसर इज नो, मेंशन नहीं कर सकता हूं अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। एंड इफ लॉ और रेगुलेशन रिक्वायर्स मी टू मेंशन, आई हैव टू क्लैरिफाई दैट इट डज नॉट रिड्यूसेस माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन। अच्छा जी, देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है? ओनली रेफरेंस। हमने एक बात और देखी, क्या अगर मॉडिफाइड ओपिनियन को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, आपको पता है ना SS 705 में जब आप मॉडिफाई करते हैं तो बेसिस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ ऐड हो जाता है। अगर उसमें आपको अपने मॉडिफिकेशन एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, उसमें सर्विस ऑडिटर का रिपोर्ट का जिक्र कर सकते हैं कि आप? आंसर इज यस।
लेकिन क्लैरिफाई कर दीजिए भैया, इससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती है। डन। बोलिए क्वेश्चंस हमने देखे क्या? क्वेश्चंस हमने देखे क्या? यस, बहुत आसान आसान डायरेक्ट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 29 हमने करा अपने क्वेश्चन बैंक से, क्वेश्चन नंबर 31 करा। इसको पढ़ के में मजा आया था, इसमें कार्व्ड आउट वाली बात आ गई थी, याद है ना आप लोगों को? लेकिन उसका कोई इंपैक्ट नहीं आया था एज सच क्वेश्चन पे, बट याद रखिए जब कार्व आउट है तो 402 विल बी इंडिपेंडेंटली एप्लीकेबल ऑन SSO। ओके, देन इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ा, ये रिपीटिशन ही है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, आसानी से हमारे क्वेश्चंस हो गए थे। अभी हम लोग एक सेशन और लगाएंगे, उसमें स्टैंडर्ड को कंप्लीट कर जाएंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने एंजॉय किया इस पूरे के पूरे सेशन को, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोगों को चीज़ें याद भी हो रही हैं, राइट। एक आपसे बात पूछना चाहता हूं, DPP रिसीव हो रही है आपको? डेली प्रैक्टिस पेपर रिसीव हो रहे हैं आप लोगों को? कौन कौन से स्टैंडर्ड के मिल चुके हैं बताइए? ऐसे 250 मिल जाना चाहिए, ऐसे 260 मिल जाना चाहिए। ओके, एक छोटी सी बात ये बोलूँगा आप लोगों को। पहली बात तो भाई कोई आपके लिए इतने एफर्ट कर नहीं रहा DPP। दूसरी बात ये, आप लोग भी कुछ खास एफर्ट कर नहीं रहे हो। मैं जब आप लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ तो मैं एड्रेस कर रहा हूँ पूरे CA फाइनल वाले स्टूडेंट्स को, एंड आई अंडरस्टैंड योर लिमिटेशंस। ऑफिस है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, FM और FR जैसे दो दानव हैं, ऑडिट जैसा एक प्यारा सा छोटा सा सब्जेक्ट भी है जिस पर तुम ध्यान नहीं देते हो। आई अंडरस्टैंड, बट एक काम करना, जितनी DPPs मैं आपको दे रहा हूँ एटलीस्ट एक साथ इकट्ठी कर लो, जब टाइम मिले तब कर लेना भैया, कर लेना, ठीक है। और इसका मतलब वो नहीं कि जो कर सकते हैं वो भी अब इसको इग्नोर करके चलें। जिनके पास अभी समय है वो तो करते हुए ही चलो साथ साथ, जिनके पास समय नहीं है तो मैं आपको बोल रहा हूं, डू नॉट मेक बेस्ट द एनिमी ऑफ बेटर। रिपीट करें, डू नॉट मेक बेस्ट द एनिमी ऑफ बेटर। DPP में आपको दे रखे हैं 4 क्वेश्चन, भाई एक कर लो, नहीं हो रहे सारे तो 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो। बात समझ आती है? बोलिए। तो प्लीज़ 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 ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो सर्विसेज आपको दी जा रही है उनका फ़ायदा उठाइए, टेस्ट दीजिए, MCQs आपको भी ऐप के अंदर मिलने वाले हैं, ऐप के अंदर भी प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिट में इन्वॉल्व होइए। जब आप इन्वॉल्व रहेंगे, बातें करेंगे इसके बारे में, अपने आप आपका काम बन जाएगा, है ना? बोलो हाँ, कहना डन। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस ऐसे को कंप्लीट करेंगे, उसकी रिवीजन वीडियो बनाएंगे और फिर हमारा चैप्टर 2 क्या हो जाएगा, समाप्त। ओके गाइस, बस एक रिक्वेस्ट, एक चीज़ जो मैं आपसे मांगता रहता हूँ हमेशा, कि अगर आपको सही लग रही है क्लासेस तो अपने जूनियर्स को आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी आके CA फाइनल ऑडिट में हमारे साथ जुड़ पाएँ और लुत्फ उठा पाएँ इसी तरह की एक्सपीरियंस का। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर। ओके, SA 402 में हम लोग आ गए हैं आगे, और SA 402 में हम लोग अब क्या करने वाले हैं? सबसे पहले फ्लो देखेंगे। हमें अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी थी। ओके, हमने कल कर ली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विस में कितने पॉइंट होते थे? 4 पॉइंट होते थे। नेचर एंड सिग्निफिकेंस समझा, मटीरियलिटी समझा, रिलेशनशिप समझा। एक मैं मिस कर रहा हूँ, बताओ कौन सा? नेचर एंड सिग्निफिकेंस, मटीरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, लास्ट में था रिलेशनशिप। एक मैं मिस कर रहा हूँ, कौन सा? डिग्री ऑफ इंटरैक्शन। ये 4 बातें हमने समझ ली थी। फिर इंटरनल कंट्रोल को समझा। अगर सब कुछ हमें यूज़र एंटिटी से ही समझ आ गया, वेरी गुड, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 330 करेंगे। अगर यूज़र एंटिटी से समझ नहीं आ रहा था तो हमारे पास कितने ऑप्शंस थे? फिर जाके कमॉन, कितने ऑप्शंस थे हमारे पास? हमारे पास थे ये सारे 4 ऑप्शन। हम T1 T2 कर सकते थे, हम लोग यूज़र एंटिटी को कॉन्टैक्ट कर सकते थे, हम SO में विजिट कर सकते थे, और हम लोग जो है किसी और ऑडिटर से भी काम करवा सकते थे। ओके, अच्छा। देन इसके बाद आज हमने सबसे इंपॉर्टेंट काम शुरू किया। क्या? आज हमने सबसे इंपॉर्टेंट काम शुरू किया कि हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है। ऑल्दो उससे पहले एक टॉपिक था, बट मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी रेलेवेंट है, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। इवन रिवीजन के टाइम पे भी ना ही कोई ज़्यादा कंटेंट था इसके अंदर। आप लोग सीधा यहाँ पे आएंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने देखा कि ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है। May 24 के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पे क्या है कि आप यूज़र ऑडिटर हैं और आप लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल पहले तो कब करेंगे, फिर कैसे करेंगे, फिर T2 रिपोर्ट को कैसे यूज़ करना है। 3 क्वेश्चन बना लो। टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब करेंगे, कैसे करेंगे, और T2 रिपोर्ट को कैसे यूज करना है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब करेंगे? व्हेन यूजर ऑडिटर एक्सपेक्ट्स कंट्रोल एट SOR ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, तब करेंगे। कैसे करेंगे? हम ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन करने वाले? अबाउट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कितने जरिए हमारे पास? कितने जरिए हैं? कम ऑन, 3। T2 रिपोर्ट, परफॉर्मिंग TOC, एंड अनदर ऑडिटर, एंड वी विल हायर अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म व्हाट? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अच्छा जी, नाउ एक सेपरेट क्वेश्चन, अगर आप T2 रिपोर्ट को यूज कर रहे हैं, अगर आप T2 रिपोर्ट को यूज कर रहे हैं एज ऑडिट एविडेंस, तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने वाली है? नंबर 1, आपको देखना है कि भाई T2 से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलता है कि नहीं। नंबर 2, आप लोग देखेंगे
एप्रोप्रिएट डेट और एप्रोप्रिएट कवर, एप्रोप्रिएट डेट और एप्रोप्रिएट पीरियड है कि नहीं, यानी कि जिस पीरियड के लिए आप कंट्रोल टेस्ट कराना चाहते थे वही पीरियड और वही डेट है कि नहीं। तीसरा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल की बात करें तो एसओ क्या एक्सपेक्ट करती थी, क्या यूजर एंटिटी ने वो डिजाइन और इंप्लीमेंट किए या नहीं किए, और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस उनकी भी टेस्ट करेगा हमारा यूजर ऑडिटर। अच्छा, इवेल्युएट द पीरियड कवर्ड एंड द टाइम इलैप्स्ड, इवेल्युएट द टाइम पीरियड कवर्ड एंड द टाइम इलैप्स्ड, इसका क्या मतलब है कि भाई टाइम पीरियड कितना कवर किया गया है ड्यूरिंग द टेस्टिंग, और साथ साथ में अगर पुरानी टेस्टिंग है तो कितना टाइम इलैप्स हो चुका है। एंड फाइनली हम लोग देखेंगे कि भाई टीओसी और उसके रिजल्ट रेलेवेंट है फॉर असर्शंस इन द यूईएफएस, यानी कि टीओसी और उसके रिजल्ट क्या असर्शंस जो है यूजर एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसके लिए रेलेवेंट है भी या नहीं, और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल रहा है टू सपोर्ट माय रिस्क असेसमेंट और नॉट। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद एक बात और ध्यान रखिए, यूजिंग T1 T2 रिपोर्ट, यूजिंग T1 T2 रिपोर्ट, अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, यूजर ऑडिटर इवेल्युएट करेगा सर्विस ऑडिटर की कॉम्पिटेंस, इंडिपेंडेंस और एडिक्वेसी। आप T1 T2 रिपोर्ट को अगर यूज करने वाले हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है सर्विस ऑडिटर की कॉम्पिटेंस, इंडिपेंडेंस एंड एडिक्वेसी। डिफरेंस याद रखिए, जब आपको बोलेंगे कंट्रोल टेस्टिंग के बारे में तो आप ये वाला फ्लो ऑन करेंगे, जब आपसे बोलेंगे कि भाई T1 T2 रिपोर्ट को इन जनरल यूज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है तो आपने ये फ्लो ध्यान में रखना है। और एक चीज फील कीजिएगा, यहां पे सिर्फ T2 रिपोर्ट थी, यहां पे T1 T2 की दोनों के लिए इन जनरल बातचीत हो रही है। डन। T1 T2 को यूज करने से पहले हमेशा सर्विस ऑडिटर का कॉम्पिटेंस, उसकी इंडिपेंडेंस और एडिक्वेसी ऑफ रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, कॉम्पिटेंस चेक नहीं करनी है अगर आईसीए का मेंबर है, इंडिपेंडेंस हमेशा चेक होगी, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एडिक्वेटली फॉलो हुए हैं कि नहीं हमेशा चेक होगी। फिर ये तीन बातें आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत है ही नहीं, ये तीनों बातें पुराने वाली है। नंबर 1, आप लोग इवेल्युएट करेंगे एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन, आप लोग इवेल्युएट करेंगे एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन, जो है डिस्क्रिप्शन और डिजाइन जो टेस्ट हुआ है उसका डेट और पीरियड सही है या नहीं है। दूसरा, आप लोग इवेल्युएट करेंगे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है रिपोर्ट में या नहीं। तीसरा, CUEC सेम बात है, आप लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि जो कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है वो डिजाइन और इंप्लीमेंटेड है या नहीं है यूजर एंटिटी में। इज दैट क्लियर? बोलिए। दैट्स इट, ये हमारा T1 T2 रिपोर्ट का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हमारे पास कोई टॉपिक था क्या? हाँ, एक बहुत ही हैवी टॉपिक था, बट आई होप अब आप लोग इसको कर पाएंगे। लास्ट मैंने आपको इसको कंक्लूड तो करवा ही दिया था। कैसे डिटरमाइन करेंगे कि भाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज जो है वो इंटीग्रेटेड है यूजर एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम में फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। और ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भाई जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उनकी इंपॉर्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करने वाली है, ये कैसे आप लोग पता लगा पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे कि भाई क्या सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन में इंपैक्ट आता है। पहले याद कर लें एक बार, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन था और क्या था हमारे पास, प्रोसीजर था, फिर हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स था, जर्नल एंट्री था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस था, और एक हमारे पास नॉन ट्रांजैक्शन इवेंट था। याद तो हो गए सारे, 1 2 3 4 5 एंड 6। कोई ऑर्डरिंग में याद रखने क्या? नहीं, कोई ऑर्डर में याद रखने की जरूरत नहीं, कोई स्टेप्स छोड़ना है ये। अब क्विकली एक बार रीड कर लेते हैं। आप बताइए, अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन में इंपैक्ट डाल रही है, इंटीग्रेटेड मानोगे? हाँ। अगर हमारे मेन प्रोसीजर्स पे इंपैक्ट डाल रही है, इंटीग्रेटेड मानोगे? हाँ। अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि इनवॉइसेस हैं, जैसे कि आपके कुछ कैलकुलेशंस हैं, वर्कशीट्स हैं, इन चीज़ों को इंपैक्ट डालती है तो हम इंटीग्रेटेड मानेंगे। अगर नॉन ट्रांजैक्शन इवेंट्स को कैप्चर करती है, जैसे कि रीऑर्डर लेवल है, इन्वेंट्री लेवल है, राइट, तो हम लोग क्या मानेंगे उसको, इंटीग्रेटेड मानेंगे। क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस पे इंपैक्ट डालती है, हम इंटीग्रेटेड मानेंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस पे इंपैक्ट डालती है, अंदर का मटेरियल भी याद कर लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में मदद करती है, अकाउंटिंग एस्टीमेट डिटरमाइन करने में मदद करती है, डिस्क्लोजर सही हो इसमें मदद करती हैं। याद करो, एक यूजर एंटिटी ने अपनी पूरी अकाउंटिंग सर्विसेज ही आउटसोर्स कर रखी है, क्या बताओ वो इंटीग्रेटेड माने जाएगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के साथ? येस और नो? कम ऑन, येस। एंड फाइनली, इंटरनल कंट्रोल ओवर जर्नल एंट्रीज, क्या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट इंपैक्ट, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को जो आपने सर्विसेज आउटसोर्स कर रखी है, क्या उनका इंपैक्ट आपकी जर्नल एंट्रीज पे आता है? अगर हाँ, तो हम उनको मानेंगे कि वो भी हमारे लिए इंटीग्रेटेड है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम में। डन। रिपोर्टिंग वाला पार्ट हमने पहले ही कवर कर लिया था, ये हमारा फ्रॉड नॉन कंप्लाइंस वाला पार्ट कल कवर हो गया था, रिपोर्टिंग वाला पार्ट भी हमारा कल कवर हो गया था, और ये जो मिसलेनियस पार्ट है जो मैंने आपको अभी अभी कवर कराया। रिगार्डिंग दी क्वेश्चंस अगर आप देखें तो हमारे पास कल क्वेश्चन था ये वाला,
हमने इसको कवर कर लिया था। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सबसे पहले पूछा गया था कि भाई MNO लिमिटेड गेट्स अकाउंटिंग डेटा प्रोसेस बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सीए रिया स्टैट्यूटरी ऑडिटर है और सीए रिया एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना चाहती है कि हाउ MNO लिमिटेड इज यूजिंग द सर्विस ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक मोबाइल फोन ऑपरेटिंग कंपनी है, बारिंग द मार्केटिंग फंक्शन उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, बाकी सब उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है, कस्टमर बिलिंग एटसेट्रा। Assess the auditor of G Limited as how we can obtain the understanding of how G Limited uses the service। तो जब आपको सर्विसेज की अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो वो 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? नेचर एंड सिग्निफिकेंस, मटीरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप। फिर हमने आज एक और क्वेश्चन देखा कि आप एक मोबाइल कंपनी है, ओके, और आपने आउटसोर्स कर दिया अपना रेवेन्यू ऑपरेशन इंक्लूडिंग अकाउंटिंग फंक्शन, ओके। एज अ ऑडिटर आपको एन्यूमरेट करना है फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन रिलेटेड टू दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बेसिकली आपको दिखाना है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विसेज है वो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे इंपैक्ट डालती है नहीं डालती है, इसके लिए क्या फैक्टर कंसिडर करोगे। तो जो अभी पढ़ के आए थे, क्या फैक्टर्स पढ़ के आए थे, जरा जल्दी से रिवाइज करा दो। ये रिवीजन वीडियोस को हल्के में मत लो, एग्जाम पे काम आएंगी। क्या फैक्टर्स रिवाइज कराओगे मुझे? ये लो जी। सबसे पहले सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, उसके बाद प्रोसीजर्स, उसके बाद हमारे पास क्या क्या आया था, उसके बाद हमारे पास आया था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड जर्नल एंट्रीज एंड आखिरी था हमारा नॉन ट्रांजैक्शन इवेंट्स। लीजिए, ये क्वेश्चन भी कवर हो गया। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखा था? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था रिपोर्टिंग वाला। ये तो मैं बिल्कुल क्लियर है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता रखा है कि भाई देखो, आपने जनरली उसके सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट को, आपने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को रेफर नहीं करना है, रेफर कर सकते हैं मॉडिफिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, अगर लॉ रेगुलेशन बोले तो भी। लेकिन याद रखिए, रेफर जब भी करेंगे बता देंगे भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑडिट की हमारी रिड्यूस नहीं होती है। याद रखेंगे बातें? यस सर। ये रिवीजन वीडियो है, तभी क्विक ओवरव्यू दे रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चंस का। देन ये टॉपिक हमारा ऑलरेडी कवर्ड था, बस दैट्स इट। इस क्वेश्चन को एक बार और रीड कर लेते हैं जल्दी से। In the course of audit of Tech Limited, you observed that processing of accounting data was given to a third party. Okay, accounting data का आपने processing जो है वो third party को दे दिया. Okay जी, for certain consideration. As an auditor, what would be your consideration regarding the nature and extent of activities? तो जब भी nature and extent of activities undertaken by service organization, so as to determine whether those activities are relevant for the audit. आप जानना चाहते हो कि भाई ये कौन सी सर्विसेज, जो सर्विसेज है वो रेलेवेंट है कि नहीं, तो हमारा बोला आंसर एक्टिवेट हो गया कौन सा? नेचर एंड सिग्निफिकेंस, मटीरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन एंड दी रिलेशनशिप। डन। बोलिए प्लीज़। अब आप इस रिवीजन वीडियो को ही फॉलो कीजिएगा, दोबारा SA 402 को मत पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बल्कि मैं जितनी भी रिवीजन वीडियोस बना रहा हूं उसमें क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को दोबारा कुछ देखने की कोई ज़रूरत ना हो। ओके, लीजिए, ये हमारा पूरा स्टैंडर्ड यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। आ जाओ।